रिपुंजय जी शर्मा, प्रोफेसर रिपुंजय शर्मा जी का आज क्राइम फ्री भारत के इस ओपन डिस्कशन में स्वागत है। रिपुंजय जी एक महान शख्सियत हैं जिन्होंने भोपाल से ही LLB की डिग्री की हुई है और इसके बाद आप अपने अध्यापन कार्य के लिए USA चले गए और वहां से आपने LLM की उपाधि प्राप्त की और आपको डॉक्टर प्रदीप छलेली जो कि स्वयं जो है PhD हैं, जिन्होंने कैंसर बायोलॉजी में बहुत रिसर्च किया है, उनके साथ काम करने का मौका मिला है और लगभग 20 वर्ष तक उनके साथ इन्होंने 10 वर्ष तक उनके साथ काम किया है और आपने एक मेथोडोलॉजी डेवलप की हुई है। आपको ये भी बता दें कि आपने MA वैदिक साइंस में किया है और आपने एक पूरी मेथोडोलॉजी डेवलप की है जिसके माध्यम से हम 360 डिग्री अपनी हेल्थ को कैसे बनाए रखें, कैसे एक हेल्दी लिविंग डील करें, उसकी एक विधा डेवलप की है। मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूंगा कि हिंदी में एक कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। It means whatever we eat, it is having impact on your thinking. It is having impact on the way you think, what you think. So it is very important that we should focus not only internal or external things, but we have to think of all 5 strategies. So, प्रोफेसर शर्मा जी का क्राइम फ्री भारत की मंच पर स्वागत है और आइए शर्मा जी से विस्तार में बात करते हैं और यह भी बात करते हैं कि उनका वैदिक ज्ञान किस तरीके से क्राइम फ्री भारत के लिए रिलेवेंट है। श्री रिपुंजय शर्मा जी। धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपने गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ और एक छोटी सी वंदना करूँगा और आप सबसे ये आग्रह करता हूँ कि आप सब भी उसमें भाग लें। ओम परब्रह्म आरंभम पराशक्ति मध्यमम् अस्मत् आचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपरा। ओम सद्गुरुभ्यो नमः। ओम हरि श्री गणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। रिपुंजय जी ऐसा कहते हैं कि बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर, इट इज डिजाइन टू गेन एनर्जी फ्रॉम फूड। सो व्हाट आर इन योर वैदिक साइंस, हाउ द फूड एनर्जी is having relationship with the body structure and how it is really impacting the way the person behave, the way person think, the way person react. बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। तो शरीर को समझने के लिए जिस तरह से मैं शरीर को देखता हूँ कि शरीर कई सेल्स के समूह से बना हुआ है, और कई सारे सेल्स को एनर्जी मिल रही है तो वो अपने जो भी उनके फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करेंगे। मतलब जो आँख की सेल है कहीं उसको मिल रहा है, उसको एनर्जी मिल रही है तो आँख की सेल परफॉर्म करेगी, हार्ट, स्प्लीन। सो द एंटायर बॉडी is made up of cells and all cells should get energy to perform its functions. तो अपने functions को perform करने के लिए ऊर्जा की जरूरत है।
तो सीधी सी बात ये कह सकते हैं कि शरीर एक सिस्टम है, एक एनर्जी सिस्टम है। कहीं उसमें एनर्जी प्राप्त ठीक से हो रही है, जो जिस फॉर्म में एनर्जी यूज होती है उस तरह से वो ट्रांसफर, वो सारे शरीर में इंटरैक्ट कर पा रही है और हर लोकेलिटी पे प्रोड्यूस हो रही है। कहीं सारी चीजें एक साथ शरीर में हो रही हैं, तो आप ये मानिए कि वो शरीर स्वस्थ है। लेकिन अस्वस्थ शरीर क्या है, या किसी ना किसी एनर्जी गेन करने की प्रोसेस में, मतलब जो शरीर, हम सब जानते हैं भोजन से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, लेकिन कहीं वो प्राप्त करने में और वो जगह जगह पर पहुंचने में और सारे जो शरीर के अंग प्रत्यंग हैं कहीं उन पर वो एनर्जी नहीं पहुंच पा रही है, तो कहीं ना कहीं कोई रोग और कोई परेशानी शुरू हो जाती है। तो मेरे शब्दों में सिर्फ शॉर्ट में कहीं समझा जाए तो मैं बॉडी को, जो कि कई सेल से बने हैं और हर सेल एक फंक्शन बॉडी के लिए परफॉर्म कर रही है और उसको खुद भी जीवित रहना है, और उस जीवित रहने के लिए हर सेल को एनर्जी की जरूरत है। जो शरीर हम कुछ भी खाते हैं उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और वो शरीर के अंग प्रत्यंग तक पहुंचती है वो ऊर्जा, और जब वो सेल के पास ऊर्जा होती है तो उसको परफॉर्म करती है और बॉडी हमारी स्वस्थ रहती है। लेकिन इसके ये मैंने बहुत सरल करके बोल दिया है, लेकिन कहीं इसको पूरे जो सिस्टम से मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि शरीर में 5 तरह की प्रोसेस हो रही है। पहले आपने भोजन किया, तो जैसे हमने भोजन किया उसको बॉडी ट्रांसफॉर्म करती है। तो जो बॉडी का स्ट्रक्चर है इट्स मेड अप ऑफ सेल्स और वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जैसे ही वो ट्रांसफॉर्मेशन कर लेती है बॉडी, फिर ट्रांसफॉर्म मींस वो अपने फॉर्म में लाती है, मतलब हम कुछ भी खाएंगे वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है। फिर वो जो ग्लूकोज है वो इंटरैक्ट करता है, मतलब ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में इंटरैक्ट करता है। फिर ऑक्सीजन की सहायता से जगह जगह पर वो ऑक्सीजन की सहायता से जो ऊर्जा रिलीज होती है और उस जगह पर एब्जॉर्ब हो जाती है, और फिर एक पूरा बॉडी एज वन सिस्टम एज अ होल ऑपरेट करता है। तो ये मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरी बात ज्यादा कठिन नहीं होगी समझने के लिए, कहीं कठिन है तो मैं विपुल जी आपने जो बात कही है वो लगभग सामान्य ज्ञान जैसी बात है, और ये हर किसी को मालूम है कि फूड से एनर्जी मिलती है और फूड से जो उसमें ग्लूकोज में कन्वर्ट, शुगर और फिर ग्लूकोज कन्वर्ट होता है, उससे एनर्जी विभिन्न हिस्सों में पहुंचती है। चूंकि आपने एमए वैदिक साइंस में किया है, तो यदि आप इसको थोड़ा सा संस्कृत के श्लोक के साथ यदि उसको स्पष्ट करेंगे तो मेरे ख्याल से उसकी ग्राह्यता और जो वैदिक साइंस से जो उसका लिंकेज है वो हमारे जो दर्शक हैं वो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो अभी मैंने जो बताया उसको मैंने इसलिए इस ढंग से बता रहा हूँ क्योंकि मैं हर चीज का हल हम 5 प्रोसेसेस से करते हैं। मतलब बॉडी में स्ट्रक्चर होता है, फिर बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, फिर बॉडी में इंटरेक्शन हो रहा है, फिर ईच एंड एवरी लोकेलिटी को एनर्जी गेन हो रहा है, और जब वो एक्सपैंडेड बॉडी जो है कहीं वो ये सारी प्रोसेसेस उस एक्सपैंडेड स्पेस में कहीं ठीक से हो रही है, तो बॉडी हम ये कहेंगे कि ये स्वस्थ बॉडी है। और ये बात को कहीं हम वैदिक विज्ञान से देखें तो हर चीज पंचभूत से होती है, मतलब 5 भूत। 5 भूत में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 में ही सारे ब्रह्मांड की संरचना वैदिक विज्ञान में होती है। और इसमें शक्ति का जो संचार है इन 5 में एक पर्टिकुलर पैटर्न में होता है। जब हम इस बात को समझते हैं और उस प्रकृति की लयबद्ध जो ऊर्जा की लयबद्धता है, वही लयबद्धता जब हमारे शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त में आ जाती है तो हम स्वस्थ हो जाते हैं। स्वस्थ का मतलब ये है कि हम स्व में स्थापित हैं, और वो स्व में स्थापित होने के लिए ये 5 को साधा जाता है। कहीं इसको वैदिक विज्ञान जो आपने 5 तत्वों वाली बात कही है उससे हम सभी लोग इत्तेफाक रखते हैं,
और वो 5 तत्वों के बारे में सभी को जानकारी भी है। कहीं पे जब हम वैद्य और स्वास्थ्य की बात करते हैं तो वात पित्त कफ की बात भी आती है। तो वात पित्त कफ और ये 5 तत्व आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, इसको बहुत ही कम लोग समझते हैं। आप वैदिक हिसाब से ये वात पित्त कफ और जो प्रकृति के 5 मूल तत्व हैं, इनका आपस में कैसे सामंजस्य है और वात बढ़ गया है, पित्त बढ़ गया है, कफ बढ़ गया है, इसको भी जरा आप वैदिक ज्ञान से थोड़ा विस्तार से बताएंगे तो दर्शकों को ज्यादा लाभ होगा। बहुत सुंदर प्रश्न है। तो जो पंचभूत है उनसे प्रकृति होती है और इसमें 2 चीजें हैं, प्रकृति और विकृति। तो जब प्रकृति मतलब ये 5 से बनी हुई है, फिर दोषों को इन दो के में के जोड़ से देखा जाता है। तो एक शरीर के अंदर जब पृथ्वी और जल को मिलाकर कफ बनता है, जल और अग्नि को मिलाकर पित्त बनता है, वायु और आकाश को मिलाने के बाद वात बनता है। और मिलाने का मीन्स मतलब ये है कि जब हम नाड़ी किसी की देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो उसकी मूल प्रकृति है, मतलब जिस मूल प्रकृति में जब वो व्यक्ति पैदा होता है तो एक मूल प्रकृति लेके पैदा होता है, और फिर जिस तरह से वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करता है, मतलब जिस तरह का भोजन करता है, जिस तरह का उसका सिस्टम क्लेंस होता है, जिस तरह की एक्सरसाइजेस करता है, जिस तरह से प्राण उसके शरीर में ऑपरेट कर रहा है और कैसे वो पूरे ब्रह्मांड के साथ संवाद करता है, उससे या तो वो प्रकृति में रहता है या उसके अंदर कुछ विकृति आ जाती है, मतलब उसके अंदर कोई दोष आ जाता है। तो वैसे ही वात पित्त कफ की हर व्यक्ति की एक मूल प्रकृति होती है, या तो व्यक्ति वात पित्त होता है या पित्त कफ होता है या तीनों दोष बराबर होते हैं उसमें, वो उसकी मूल प्रकृति होती है। फिर उसकी लाइफस्टाइल से, उसके खाने पीने से, उसके रहने से, उसकी जो मैंने सारी चीजें बताई, उससे वो जो उसकी मूल प्रकृति है उससे च्युत हो जाता है, मतलब उससे थोड़ा सा डेविएट हो जाता है। जब वो डेविएट हो जाता है तो वो हम नाड़ी विज्ञान से वो डेविएशन हम देख लेते हैं और उस डेविएशन से दोबारा से हम उसकी मूल प्रकृति पर जब वापस ले आते हैं तो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है आयुर्वेद की। जो लोग नाड़ी विज्ञान जानते हैं वो इस बात को जानते हैं। एक अपने आप में बहुत ही आश्चर्यजनक बात होती है कि वैद्य जो है जब नाड़ी पे हाथ रखता है और उसे आपके शरीर में क्या हो रहा है इसका पूरा आभास हो जाता है। अच्छी तरीके से नाड़ी देखने में का जो है वो तरीका क्या है, वो क्या लोग बाग उसको नाड़ी विज्ञान को थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और नाड़ी विज्ञान के माध्यम से जो वात पित्त और कफ, ये जो 3 बेसिक जो है गुण हैं और उसमें उसका फैलाव कैसे होता है, उस फैलाव को कैसे रोका जाए। क्योंकि जब हम एलोपैथी की बात करते हैं तो एलोपैथी जो है मैनिफेस्टेशन को डील करती है, उसे जड़ की जो है जानकारी नहीं होती है। तो आयुर्वेदा को जड़ की जानकारी होती है, होम्योपैथी भी जो है मूल कारण पे कहीं ना कहीं कोशिश करती है। ऐसा ही नेचुरोपैथी जो है आपका जो तीनों जो गुण हैं उनके बैलेंस को लाने के ऊपर बात करती है। तो ये जो वात पित्त कफ का बैलेंस कब और कैसे बिगड़ता है और इस बैलेंस को वापस कैसे लाया जाए और इनके बैलेंस को लाने के लिए क्या क्या चीजों पे काम करने की जरूरत है। जैसे आपने कहा खाना, तो खाना एक हुआ, खाने के साथ साथ मेरे ख्याल से आपके विचार कैसे हैं, आप जो है एक्सरसाइज कैसे कर रहे हैं, मेरे ख्याल से प्राणायाम और मेडिटेशन का भी सब होता है, इससे कुछ रिलेशनशिप होगा। तो आप यदि उस पर प्रकाश डालेंगे तो बेहतर होगा। और कहीं कहीं पे जो वैदिक साइंस में ये सब चीजें संस्कृत के फॉर्म में कहीं ना कहीं लिखी हुई है,
और चूंकि संस्कृत के ऊपर आपकी पकड़ बहुत मजबूत है, तो दर्शक जो है वो यदि उसका रेफरेंस भी यदि सुनेंगे तो उससे ग्राह्यता और कन्विक्शन जो है वो ज्यादा होगी। तो मैं जो है प्रोफेसर साहब आपसे पुनः निवेदन करता हूँ कि नाड़ी विज्ञान के आधार पर वात पित्त और कफ का समझ, और वात पित्त कफ का जो है ये बैलेंस कैसे बिगड़ता है, कैसे पकड़ में आता है, और जो है हमने बताया है कि पूरा स्पेक्ट्रम जिसमें कि जागना, उठना, खाना खाना, एक्सरसाइज करना, प्राणायाम करना, मेडिटेशन करना, ये कैसे जो है उसको रिलेट करता है। और ये 5 चीजें, जैसे आपने पहले 5 जो है तत्वों के बारे में कहा, फिर उनको 3 जो है आपने गुण से जोड़ा उसको, दैट इज वात पित्त कफ को, फिर उसकी जो 5 प्रकृतियां हैं तो उस 5 प्रकृतियों से कैसा रिलेटेड है, और इन 5 प्रकृतियों का सही ढंग से उपयोग करके हम किसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी को कैसे रोक सकते हैं। मेरे ख्याल से ये बहुत जरूरी है। और कहीं मुझे ये भी लगता है कि अपराध करने का जो सोच है वो भी एक तरीके से बीमारी ही है। तो क्या, क्योंकि हमें क्राइम फ्री भारत मंच में बात कर रहे हैं तो हमें उसे अपराध से भी जोड़ के कहीं कहीं बीच में देखना होगा। तो क्या ये जो क्राइम करने की टेंडेंसी है, क्या उसको भी वात पित्त कफ और इन चीजों से क्या जोड़ के देखा जा सकता है? यदि आप विस्तार से बताएंगे तो मेरे ख्याल से हमारे दर्शक अपने इन 5 चीजों को कहीं ना कहीं ढंग से नियंत्रित कर पाएंगे, और बाद में भी जो है वो आपसे पूछ कर और कांटेक्ट करके जो है इसका लाभ ले सकेंगे। इसमें कई चीजें हैं जो बहुत विस्तार से समझनी है। जैसे कि अभी मैं बता चुका हूँ कि पंच, अभी के आयुर्वेद में जब हम ये देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति का निवारण कुछ चोट या किसी जैसे एलोपैथी में किया जाता है वैसे ही किया जा रहा है, परंतु आयुर्वेद के मूल में हम शरीर नहीं, मतलब देह प्रथम नहीं है। इन जो वैदिक विज्ञान है उसके मूल में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो आप सबको समझना है कि इसके मूल में एक प्रिंसिपल छुपा हुआ है, और वो प्रिंसिपल ये है कि हमारा अल्टीमेट ट्रूथ, जो हमारा अल्टीमेट ट्रूथ है वो आत्मा है, और शरीर, आत्मा शरीर यूज करती है। ये बात मैं फिर से रिपीट करता हूँ। मूल मतलब जो सनातन धर्म का और वैदिक विज्ञान के सारे विज्ञानों का जो मूल है वो ये है कि हमारा अंतिम सत्य देह नहीं है, आत्मा है, और हम आत्मा देह है। इसलिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम देह की उपेक्षा करें, लेकिन वो हमारा अंतिम सत्य नहीं। और देह के साथ साथ हमारे पास मन भी है। मन मीन्स जिसमें इमोशंस होते हैं, कि हमारे भाव, परसेप्शंस हैं, पैराडाइम्स हैं। उसके बाद बुद्धि है जिससे हम तर्क करते हैं। फिर हमारा अहंकार भाव, मतलब जिससे हम सबसे अपने आप को अलग करते हैं। और फिर है चेतना, जिससे कि हम अपनी लार्जर आइडेंटिटी को समझते हैं, मतलब कि मैं इस सारे ब्रह्मांड में मैं ही हूँ। लेकिन जो व्यक्ति जिस स्तर पर होता है, मतलब जिस जगह पर उसका अहंकार आइडेंटिफाई कर लेता है, उसी को वो अपना सत्य मानता है, और उसी से उसका स्वास्थ्य, उसका रहन सहन, उसकी पूरी लाइफस्टाइल डिटरमिन होती है। एक आप कह सकते हैं, एक मैंने बेसिक चीज आपको बताई, लेकिन अब इसको हम लाएं स्वास्थ्य से जोड़ें। ये मैंने इसलिए बताई क्योंकि हम जब क्राइम की बात कर रहे हैं तो क्राइम में या कोई भी तरह का अपराध जब व्यक्ति करता है तो उसका सेंस ऑफ सेल्फ, वो किस जगह पर अपने सेल्फ को आइडेंटिफाई कर रहा है, उसी से उसका अपराध का लेना देना है। कहीं कोई व्यक्ति
जैसे एक महात्मा है, कहीं वो पूरे ब्रह्मांड को अपना मानता है तो उसके लिए अपराध कभी नहीं करेगा, क्योंकि जैसे अपने शरीर को, मन को, बुद्धि को मानता है, वैसे इस पूरे ब्रह्मांड को मानता है, तो वो अपराध नहीं होगा। पर जैसे उसका सेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन आत्मा ना होकर सिर्फ शरीर हो जाए, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर और उससे संबंधित चीजों की व्यवस्था करता है, और कभी भी उस पर कोई भी आंच आने पर वो किसी भी तरह से रिएक्ट कर देता है, जो कि एक तरह से एक अपराध हो जाता है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि सनातन धर्म का जो मूल है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, कहीं इसको चाहे हम आयुर्वेद जिस भी विज्ञान को जो भी लोग जानते हैं वो सब इस बात को जानते हैं, इस मूल मंत्र को कहीं हम समझ जाएंगे तो उससे क्राइम, मतलब उस पर क्राइम पर इम्पैक्ट हो। अब इसी के साथ हेल्थ पर मैं वापस आना चाहता हूँ, क्योंकि टॉपिक हेल्थ और हेल्दी लिविंग का है। जो अभी मैंने बताया शरीर, तो जो कन्वेंशनल साइंस है, और इवन कन्वेंशनल साइंस में भी कई सारे रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनमें ये प्रूव हो रहा है कि हम जैसा खाते हैं वैसा प्रभाव हमारे शरीर पर आता है। और आप लोग सब जानते हैं कि गट ब्रेन एक्सेस होती है, मतलब जैसा हमारा गट होता है वैसा ही हमारा ब्रेन होता है, मींस ब्रेन इज एक्सटेंडेड टू द गट। और ये हमारे विज्ञान में, आयुर्वेद में आप देखें तो जब पंचगव्य होता है उसको लोग इसलिए खिलाते हैं जिससे कि आपका गट इंप्रूव होता है, और जब गट इंप्रूव होता है तो उसका प्रभाव आपकी अकारण प्रसन्नता पर आता है। मतलब एक आपने बड़े आसानी से पंचगव्य शब्द का उपयोग किया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे अधिकांश दर्शकों को पंचगव्य का जानकारी नहीं होगा। तो यदि आप पंचगव्य क्या है ये बताएं और फिर इसके बाद उसका कोरिलेशन बताएंगे तो दर्शक उसे और अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। पंचगव्य मतलब गाय की 5 चीजों से पंचगव्य बनता है। गाय के गोबर से, जिसमें माइक्रोब्स मतलब माइक्रोबायोम होता है और रिच माइक्रोबायोम होता है, लेकिन हर गाय का नहीं, वो गाय जिसपे कंदवार होती है जो भारतीय मूल की गाय है। वैसे जो भी रूमिनेंट्स होते हैं उन सब में होता है, लेकिन विशेषता आयुर्वेद में कंदवार वाली गाय को ही वैल्यू दी जाती है। तो उसका गोबर, उसका मूत्र, उसका दही, उसका दूध और उसका घी, इन पांचों को मिलाकर एक पर्टिकुलर प्रोसेस के साथ जब इनको मिलाकर बनाया जाता है, पंचगव्य बनता है उससे। और ऐसा नहीं कि हमने किसी भी रेशियो में इनको मिला दिया और उसका प्रभाव आ जाएगा, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हमें किस प्रोसेस से इसको बनाना है, और जब हम उसको जानते हैं तो उसका बहुत अद्भुत प्रभाव आपके ऊपर, आपके गट पर आता है, और उसी का प्रभाव आपकी प्रसन्नता पर आता है। और आप सब जानते हैं कि कोई व्यक्ति कहीं प्रसन्न होता है तो उसके आसपास सब चीजें अच्छी होती हैं, लेकिन कहीं व्यक्ति अप्रसन्न है, किसी चीज से डिप्रेस्ड है या कोई प्रॉब्लम्स है उसको, तब वो इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है जो कि एंटी सोशल होती है। सो आई थिंक the most important point which I want to make कि ब्रेन, गट ब्रेन एक्सेस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पंचगव्य का आता है, या हेल्दी फूड मतलब जिसमें होल फूड्स है, फाइबर रिच फूड है, प्रॉपर ऑयल्स हैं, उसके बाद फर्मेंटेड फूड्स हैं, कहीं आप इन सबको उचित मात्रा में कहीं आप खाते हैं तो उससे आपका गट इंप्रूव होता है। प्रोफेसर साहब, आपने गट के बारे में कहा है, जो कि अंग्रेजी भाषा में कहेंगे तो उसे इंटेस्टाइन कहा जाएगा, और आपने गट के अंदर जो है गट का और दिमाग का एक सीधा जो है संवाद आपने बताया है, और गट में बॉडी फ्रेंडली बैक्टीरिया का जो है ना वो होता है, तो वो आपकी पाचन शक्ति से लेके हर चीज को बहुत अच्छे ढंग से कर सकता है। अब विडंबना ये है कि हम
जो एंटीबायोटिक कंज्यूम कर रहे हैं उस एंटीबायोटिक से, और कुछ हम खाने की चीजों में भी जो ऐसी चीजें खा रहे हैं, जैसे आपका जो रिफाइंड ऑयल है उसमें जो पाम ऑयल होता है जो कि फैट को भी बढ़ाता है, जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाता है, जो आपके हार्ट डिसीज को भी बढ़ाता है, और सभी आपकी जो जितने भी जो सो कॉल्ड फास्ट फूड उसमें पाम ऑयल का बहुत बहुतायत में यूज किया जाता है। तो मैंने दो बिंदु इसमें उठाए हैं। पहला बिंदु हमने उठाया है कि जब हम गट की बात करते हैं या इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम हेल्थ ऑफ गट की बात करते हैं, और जब हम हेल्थ ऑफ गट की बात करते हैं तो उसमें गट फ्रेंडली बैक्टीरिया की बात करते हैं, जिसे हमें कायदे से विकसित करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए। जैसे दही, प्याज, इस तरीके की चीजों से जो गट के जो बैक्टीरियाज हैं उनकी हेल्दी ग्रोथ हो सकती है। अब इसमें दो तरफ से हमने उसको समझने की कोशिश की है। पहली जो समझने की कोशिश की है कि एंटीबायोटिक, चूंकि बायोटिक जितनी भी चीजें हैं बैक्टीरिया को मार देते हैं, तो हमारी गट पे जो है एंटीबायोटिक का क्या असर पड़ता है एंड हाउ मच प्रोनाउंस इट इज, एंड उससे हमारी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो कैसे प्रभावित होता है। दूसरा जो है रिफाइंड ऑयल एंड स्पेशली पाम ऑयल, चाहे वो फास्ट फूड के रूप में हो या खाने के पकाने के रूप में है, वो कैसे जो है गट की हेल्थ को प्रभावित करता है, और आपकी वैदिक साइंस उसे कैसे देखती है, और हम गट के बैलेंस को पुनः कैसे स्थापित करें, जिससे हम जो फूड खा रहे हैं उस फूड से एनर्जी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हम पूरी मात्रा में ले सकें। इस बात को जो है दर्शक अच्छे ढंग से समझे, इस तरीके से बताइए सरल और सुलभ भाषा में, जिससे कि वो कोरिलेट कर पाए और जो गट के अंदर की जो हेल्थ है उसको कैसे पुनर्जीवित करें, क्योंकि फूड जो है जब एनर्जी तक बन के और बॉडी के हर हिस्से में पहुंचने के लिए जरूरी है कि उसका गट की इफिशियंसी बहुत हाई हो। तो गट की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के फिर क्या उपाय होंगे, ये तीन प्रश्नों हमने जो है एक में समेटने की कोशिश की है। प्रोफेसर रिपुंजय जी, जस्ट पहले मैं तीन प्रश्न जो है, पहला प्रश्न है कि इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक, दूसरा प्रश्न है कि गट की हेल्थ को कैसे इम्प्रूव किया जाए, और तीसरा है कि उसका कनेक्शन टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। तो पहली चीज है कि जो एंटीबायोटिक का मतलब सीधी सी बात यह है कि अच्छे बैक्टीरिया या बुरे बैक्टीरिया में जब हम एंटीबायोटिक बॉडी में देते हैं तो दोनों को ही हार्म होता है, क्योंकि हमें किसी इन्फेक्शन से, बॉडी में कोई इन्फेक्शन है जिससे हमें लड़ना है, तो उसमें ये नहीं देखा जाता कि हम अच्छे बैक्टीरिया बुरे, मतलब सबको एक तरफ से उससे लड़ना होता है। मीन्स हम ऐसी टैबलेट दी जाती है कि जो अच्छे और बुरे दोनों बैक्टीरिया को समाप्त करती है। तो उससे होता यह है कि धीरे कहीं हम ज्यादा एंटीबायोटिक लेते हैं तो जो हमारा गट है उसमें अच्छे बैक्टीरिया की भी कमी हो जाती है। तो उसको रिवाइव कैसे करना है, तो सबसे पहले ये दिस द चैलेंज। तो अब उसको रिवाइव कैसे करना है, पहली चीज है कि गट की क्लेंजिंग, प्रॉपर गट की क्लेंजिंग होनी चाहिए। और प्रॉपर गट की क्लेंजिंग कई लेवल पर होती है। कई लेवल बोले तो डेली क्लेंजिंग, वीकली क्लेंजिंग, मंथली क्लेंजिंग, ईयरली क्लेंजिंग, उनकी डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस कि डेली बेसिस पे हम क्या करेंगे तो हमारी डेली क्लेंजिंग होगी, वीकली बेसिस पे क्या करेंगे, मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे। तो जब हम वो सारी क्लेंजिंग करते हैं तो, और उसके बाद क्लेंजिंग के साथ साथ वी हैव टू रीसेट दी बैक्टीरिया। रीसेट का मतलब है कि अच्छा बैक्टीरिया को दोबारा से क्लेंजिंग करने के बाद उसको बॉडी में इंट्रोड्यूस करना, जो कि जैसे कहीं गाय के दूध का बना हुआ दही क्लेंजिंग करने के बाद हम बॉडी में देते हैं तो
फिर से अच्छा बैक्टीरिया वहाँ पर ग्रो होना शुरू हो जाता है। हम ये मेक श्योर करते हैं कि हम ऐसी कोई भी चीज़ नहीं खा रहे हैं जो कि हाईली प्रोसेस्ड है। कोई भी चीज़ जो हाईली प्रोसेस्ड है उससे बैक्टीरिया पर नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो उस नेगेटिव इम्पैक्ट को कैसे काउंटर किया जाता है कि हम कोई भी प्रोसेस्ड चीज़ को खाने से अवॉइड करें। जो भी चीज़ें नेचुरल फॉर्म में हैं उनको सही मात्रा में अपने दोषों का ध्यान रखते हुए खाने पर जो अच्छा बैक्टीरिया है वो मेंटेन हो जाता है। तो क्लेंजिंग में मैं बता रहा था, तो पहले डेली क्लेंजिंग में क्या कर सकते हैं, नींबू पानी सुबह उठकर करीब वाटर क्लेंजिंग करें, मीन्स उठने से लेके 2-3 घंटे तक 1.5 से 2 लीटर पानी पिए। एकदम एक साथ ना पी जाए, लेकिन एक एक ग्लास करके धीरे धीरे करके पिए। नींबू और शहद थोड़े गर्म पानी में कर लें, उसको पिए, उससे भी क्लेंजिंग होती है। फिर एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज से भी क्लेंजिंग का लेना है। फिर वीकली बेसिस पर कहीं हम आते हैं तो एक प्राणायाम का भी लेना देना है क्लेंजिंग से, लेकिन अभी इस समय पर मैं उस पर आऊँगा और उसको भी डिटेल में बताऊंगा कि उससे कैसे क्लेंजिंग होती है। खाने में गैप करना भी, फास्टिंग जिसको बोलते हैं, उससे भी क्लेंजिंग होती है। मतलब जैसे हमने रात का भोजन 7 बजे कर लिया या 8 बजे कर लिया है, फिर जिसको हम कहते हैं ना ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट मीन्स वी कीप अ फास्ट फॉर अराउंड 10 आवर्स, 8 to 10 आवर्स, एंड देन इन द मॉर्निंग वी ईट। तो उससे क्या होगा, उससे शरीर को, जो आपका लिवर है, उसको क्लेंस करने का समय मिलता है और सारे सिस्टम को क्लेंस करने का समय मिलता है। 45 डेज में मैं कैस्टर ऑयल क्लेंजिंग भी बताता हूँ। कैस्टर ऑयल क्लेंजिंग के लिए जो प्रोसीजर है वो आप वेबसाइट से देख सकते हैं और मैं भी बता सकता हूँ। अभी बता सकता हाँ, हूँ। प्लीज प्लीज। उसमें ये है कि 60 ml कैस्टर ऑयल आप लें, हो सके तो किसी से थोड़ा पूछ के लें, आपके लिवर में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए पहले से। और इसका ख्याल रखें कि या तो किसी कोई जानता हो उससे पूछ लें या मुझसे पूछ लें। पहले क्लेंजिंग करने के लिए 60 ml आपको पीना है सुबह उठ के खाली पेट, और गर्म पानी अदरक कूट लें उसके अंदर करीब 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर, और उसको थोड़ा थोड़ा करके हम जब पिएंगे तो हमको मतलब मोशन होगा, 6-7 मोशंस होने देना है। और गाय के दूध में दही जमाना है और उस दही को तैयार रखना है, उसमें थोड़ा सा पानी मिला के पीने से वो मोशन रुक जाएगा। उस दिन कोई भी हैवी या मसाले वाला भोजन नहीं करना है और उस पूरे दिन में रेस्ट करना है। इसको कहीं आप रेगुलरली हर 45 डेज या 2 मंथ्स में करते हैं तो आप अपने गट की हेल्थ को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। ये मैंने कई लोगों पे किया है और ये हमेशा ही सफल हुआ है, प्रोवाइडेड इसमें एक कॉशन रखना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसमें एक कॉशन रखना है कि व्यक्ति जो भी करने जा रहा है उसको अपनी लिवर की हेल्थ पहले से थोड़ा सा पता होना चाहिए कि उसमें कोई विशेष प्रॉब्लम तो नहीं, अदरवाइज ये काम करती है। नहीं, आपने एक इसमें बड़ा पैच लगा दिया है कि लीवर की हेल्थ। तो जो कैस्टर ऑयल की बात कर रहे हैं या घी से भी जो है ना ये सेम प्रक्रिया की जाती है, तो कैस्टर ऑयल और घी दोनों ही चीजें जो है लेने के पहले तो दोनों में से कौन सी चीज ज्यादा बेहतर है, नंबर 1। नंबर 2, आम आदमी को कैसे मालूम पड़ेगा कि उसका लीवर कैसा है, नंबर 1, और उसकी हेल्थ कैसी है। तो और आपसे भी यदि वो टेलीफोन पे बात करता है या किसी दूसरे तरीके से आपको यदि अप्रोच करता है तो आप दूर से बैठ के क्या बताएंगे उसको, तो वो आप किन चीजों पे विचार करेंगे, आप क्या प्रश्न पूछेंगे, उन प्रश्नों से आप क्या अनुमान लगाएंगे, उससे आप जो है लीवर की हेल्थ कैसे असेस करेंगे और फिर उसको कैसे कनेक्ट करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, आपने जो क्वांटिटी है वो सीधे 60 ml कह दी है, तो क्या सीधे 60 ml में जाना चाहिए या इसके बीच की ग्रेडिंग कुछ होना चाहिए जिससे कि 60 ml तक पहुंचने के पहले वो यदि सनई जाएगा तो उसके लीवर को भी थोड़ी सी आदत पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से इस प्रक्रिया को, चूंकि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि
हमारे जो है बच्चों में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। विदेशी कंपनियां ऐसे सब्सटेंस का यूज करती हैं जिससे फास्ट फूड की लत पड़ती है। फास्ट फूड से जो है ना फैट डिपोजिशन होता है, लोग बाग ओबीस हो रहे हैं और एक बड़ी प्रॉब्लम है। आज ही मैं एक मुझे मैसेज मिला था, फिर हमने उसको इंटरनेट पर थोड़ा सा सर्च किया तो उसमें बताया गया कि जो ऑयल इंडस्ट्री है वो रिफाइनिंग करने के लिए और उसमें मिक्स करके पाम ऑयल, चूंकि 4 गुना ज्यादा जो है ना उसकी क्रॉप आसानी से होती है, जो प्रोडक्शन उसका हाई होता है, उसकी कॉस्ट कम होती है, लिहाजा जो है वो कई कारणों से पाम ऑयल का जो है यूज करते हैं। मैंने जब थोड़ा सा इसमें और रिसर्च किया तो मुझे मालूम पड़ा कि 2017 या 18 नहीं 2015 से यूएस ने पाम ऑयल के यूज पे प्रतिबंध लगाया है अमेरिका में, और डब्ल्यूएचओ ने 2018 से प्रतिबंध लगाया है। तो इसको थोड़ा सा और बारीकी से बताएं जिससे कि लोग बाग उसको समझ सकें, और यदि उन्हें कहीं पढ़ना हो तो ये गट की हेल्थ और लीवर के करेक्शन को वो कहाँ पे पढ़ना चाहिए, क्योंकि आजकल इंटरनेट पे इतना स्टफ अवेलेबल रहता है कि अच्छी चीज क्या है बुरी चीज क्या है इसके बारे में विवेकपूर्ण निर्णय लेना अपने आप में काफी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। सबसे पहले पाम ऑयल की बात चली है तो एक चीज आपको मैं बताऊं कि भारत वर्ल्ड का 23% पाम ऑयल इंपोर्ट करता है। इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट कंजम्पशन इन इंडिया। आपको ये भी जान के हैरानी होगी कि कहीं हम किन्हीं प्रोडक्ट्स में 32 डिफरेंट नेम्स से पाम ऑयल होता है। मतलब आप ये पकड़ नहीं पाओगे कि उसके अंदर पाम ऑयल है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है। कहीं हम देखें कोई भी तरह की चॉकलेट आप खा रहे हो, शैम्पूज, आइसक्रीम, उन सब में पाम ऑयल है, लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट नेम्स से उनके अंदर होता है। करीब 32 डिफरेंट टाइप्स के नेम है पाम ऑयल के। जब मैंने ये कहा कि आप कैस्टर ऑयल लें, मैं एक चीज नहीं बोल पाया कि वो हैंड क्राफ्टेड कोई लोकल व्यक्ति जिसको आप जानते हो कहीं उसने बनाया है तभी लें, नहीं तो ज्यादातर कैस्टर ऑयल में पाम ऑयल होगा और कहीं वो ऑर्गेनिक या किसी प्रॉपर जगह से सर्टिफाइड नहीं है, तो आप कैस्टर ऑयल की जगह पाम ऑयल से क्लेंजिंग करेंगे और उसका कोई प्रभाव नहीं आएगा। सो वो जबकि ट्रेडिशनली कैस्टर ऑयल जिसको अरंडी का तेल कहते हैं, अरंड कहते हैं, भारत बहुत बड़े लेवल पे अरंड का तेल प्रोड्यूस करता है, तो और वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज उसको खरीदती हैं। तो मेरा ये कहना है कि कोई व्यक्ति जानता हो या आपको कोई प्रॉपर सोर्सेज हो जहां से मेडिकल ग्रेड का ही कैस्टर ऑयल, जो प्रॉपर कैस्टर ऑयल ही हो, ऑर्गेनिक कैस्टर ऑयल हो, उसी का प्रयोग किया जाए। ये तो एक बात हुई। नहीं, जैसे कैस्टर ऑयल में आपने पाम ऑयल की मिलावट की एक शंका को और डाल दिया है, तो कैस्टर ऑयल और जो देसी गाय का घी है, क्या घी एक बेटर ऑप्शन नहीं है? जी बेटर ऑप्शन है, लेकिन जो कैस्टर ऑयल जिस तरह की क्लेंजिंग कर सकता है, क्योंकि वो बाइल सॉल्ट से मिलके सीधा क्लेंजिंग करता है, वो एक ज़्यादा गहरी डीप क्लेंजिंग होती है। जैसे कई लोगों को ऐसी समस्याएं होती हैं जिनमें सिर्फ कैस्टर ऑयल क्लेंजिंग ही काम करती है। घी की क्लेंजिंग कुछ हद तक काम करती है, जैसे नींबू पानी की क्लेंजिंग भी काम करती है, लेकिन जो अरंड के तेल की क्लेंजिंग है वो एक बहुत डीप और डेफिनेट रिजल्ट देने वाली क्लेंजिंग है। और इसलिए मतलब मैंने कई समय तक खुद हैंड क्राफ्ट करके मैं उसको बनाता था कैस्टर ऑयल को, क्योंकि मेरा ये मानना है कि वो बहुत इम्पोर्टेंट क्लेंजिंग है। हाँ, अब ये एक प्रश्न उठाया था कि ये कैसे पता लगे कि इसके लिवर में प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले आपको एक अच्छी न्यूज़ देना चाहता हूँ कि लिवर एक बहुत मतलब ऐसे समझ लीजिए कि वो आपके शरीर की माँ है। इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट organ of your body. 500 different functions it's performing, and it's very highly intelligent system and has the capability to adapt on different levels. तो इतनी जल्दी किसी का लिवर कभी खराब नहीं होता जब तक कि
क्योंकि लिवर खराब होने का मतलब ये है कि बिग प्रॉब्लम्स विल बी इन द बॉडी। कहीं किसी व्यक्ति के बट आपने देखा हो जैसे जो ट्रेडिशनल जैसे पुनर्नवा मंडूर लोग लेते हैं, लेकिन वो सारे हैं जब फैटी लिवर हो गया है। तो लिवर में कोई भी दिक्कत होने पर बॉडी में ऐसी चीजें होती हैं कि लोगों को ये पता लग ही जाता है कि इनके लिवर में समस्या है। अब एक मिनट ये माने कि लीवर में समस्या है, तो इसका मतलब है कि गट पे काम करने के पहले लीवर पे काम करना जरूरी है, ऐसा मैं आपकी बातचीत से निष्कर्ष निकाल रहा हूँ। तो ये बात सही है क्या? ये निष्कर्ष हमारा, चूंकि मुझे तो उसका उतना ज्ञान नहीं है, मैं आपके ही ज्ञान से कुछ उसको आगे बढ़ा रहा हूँ जी। और तो यदि लीवर और गट दोनों की प्रॉब्लम है तो मुझे लगता है कि प्रायोरिटी जो है वो लीवर पे जाना चाहिए। जैसे लिवर में प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आपको गट को स्ट्रेंथन करना है। ओके, एकदम तो से लिवर को फिर आपने कहा कि आपका लीवर स्ट्रांग है, तो फिर आपको लीवर स्ट्रांग हो या कमजोर हो, गट पे तो काम करना ही है। गट पे तो हमेशा ही काम करना है, बिकॉज़ गट पे तो हमेशा अब आप ये बताइए कि लीवर यदि कमजोर है तो गट पे कैसे काम करेंगे? और कहीं लीवर कमजोर है तो कोई वैद्य या कोई व्यक्ति जो सही में जानकारी रखता है, उससे पहले हम ऐसी पूरा एक मेथोडोलॉजी है जिसको हम फॉलो करके पहले उसको स्ट्रेंथन करते हैं। जब वो स्ट्रेंथन होगा या उसकी इजी क्लेंजिंग की जाती है, इसमें डायरेक्ट कैस्टर की क्लेंजिंग नहीं की जाती। जब हमें ये पता हो कि लिवर वीक है तो उसको फिर दूसरी तरीके से हम उसको साधते हैं। फिर धीरे धीरे गट को इम्प्रूव करते हुए, बॉडी की दूसरी चीजों को इम्प्रूव करते हुए फिर उस क्लेंजिंग पे उसको लाया जाता है। तो जैसे कईयों बार हमने किसी की नाड़ी देखी और किसी ने हमें लगा कि नहीं इसके लिवर में प्रॉब्लम हो सकती है, पूछा तो फिर कोई दूसरी क्लेंजिंग बताई जाती है, तब उनको कैस्ट्रॉल क्लेंजिंग के लिए नहीं बताया जाता है। लेकिन अच्छी न्यूज़ ये है कि जितनी आसानी से किसी का लिवर खराब नहीं होता, बहुत ज़्यादा जब लोग जैसे कोई बहुत ज़्यादा अल्कोहल का प्रयोग करते हैं या बहुत if they have lived for a long time wrong lifestyle, then only the liver gets the challenge. तो चूंकि आप यदि मान लो कैस्टर ऑयल से हम गट की क्लींसिंग नहीं कर रहे हैं तो और क्या उपाय हैं, थोड़ा सा उसको विस्तार से बताइए मुझे, क्योंकि गट का सीधा जो है दिमाग से संबंध है और दिमाग का आपका स्वास्थ्य से संबंध है जी। तो इस चीज को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान से और विस्तार से समझना जरूरी है जी। तो सबसे पहली चीज है, जैसे मैंने बताया, वाटर क्लेंजिंग हर रोज करना है। वाटर क्लेंजिंग, उसमें रात में सोने से पहले थोड़ा गर्म पानी, कहीं थोड़ा भी कोई दोष ज्यादा लग रहा है तो त्रिफला चूर्ण, त्रिफला में भी रेशियोज होते हैं, बॉडी के हिसाब से उन रेशियोज को बदला जाता है। फिर खाने में फाइबर रिच फूड खाना, उससे भी क्लेंजिंग का सीधा लेना देना है। फिर पर्टिकुलर काइंड के आसन करवाना, उससे भी क्लेंजिंग का लेना देना है। मतलब कहना मैं ये चाहता हूँ कि हम जब क्लेंजिंग की बात कर रहे हैं तो जैसे वाटर क्लेंजिंग हुई, नींबू पानी से भी हम रोज कहीं नींबू पानी और शहद लेते हैं तो वो भी क्लेंजिंग का काम करता है। मतलब एकदम गर्म पानी में क्या होता है कि शहद अपना स्ट्रक्चर बदल देता है, तो कुनकुने पानी में नींबू मिलाना है और उसके साथ शहद मिलाने से भी थोड़ा कुनकुने से थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर होना चाहिए। थोड़ा सा क्वांटिटी के बारे में भी बताएं जिससे कि सीमित ज्ञान के साथ भी वो थोड़ा बहुत लाभ उठा सके। और क्योंकि जैसे गर्म पानी आप ले रहे हैं तो उससे भी क्लींसिंग हो रही है और उसमें नींबू और हनी डाल रहे हैं तो उससे भी क्लींसिंग हो रही है। तो अकेले पानी से कब काम चलेगा, नींबू और हनी के कैसे काम चलेगा, और कितना पानी लेना चाहिए, कितना नींबू डालना चाहिए, कितना हनी डालना चाहिए, और क्या आदमी की प्रवृत्ति और प्रकृति के हिसाब से इस रेशियो में कुछ बदलाव करने की जरूरत है, या हर कोई एक ही रेशियो की चीज लेगा तो भी उसको क्लींसिंग का बराबर लाभ मिलेगा? मैं एक चीज इसमें खास बोलना चाहता हूँ कि किसी भी तरह की जो चूर्ण है, जैसे मैंने कहा त्रिफला यूज करना है, तो त्रिफला ऐसा नहीं है कि हमें रेगुलर बेसिस में त्रिफला को यूज करना है, पर हमें ये समझ होनी चाहिए। कभी आप मुझसे मिलेंगे तो मैं आपको बता सकता हूँ कि हम कैसे देखें कि हमारा कोई दोष बिगड़ रहा है। कहीं वो बिगड़ रहा है तो उसको कहीं
सामान्य लाना है, उसको बैलेंस में लाना है, तभी हमको त्रिफला चूर्ण लेना है। कितना लेना है? एक कप में गर्म पानी ले लें, और एक कहीं ज्यादा गड़बड़ लग रहा है तो 1 टेबल स्पून लेना है, कम लग रहा है तो टी स्पून लेना है। नुकसान नहीं होगा, बट बैलेंस होगा, उससे बैलेंस हो जाएगा। फिर नींबू पानी की बात है, 1 गिलास भर के उसमें आधा नींबू और 1 टेबल स्पून शहद गर्म पानी में लेने से उसका प्रभाव बहुत अच्छा आएगा। ये जनरल है। किसी को अभी वैसे जनरल की बात की जानी चाहिए, क्योंकि इन डिटेल में जाएंगे, क्योंकि 6 तरह के उसमें कॉम्बिनेशन बनेंगे। बाकी क्लेंजिंग में आप एक चीज़ और समझें कि जिस तरह से आप कहीं आपकी बॉडी में प्रॉपर स्वेट, मतलब आप कोई कार्डियो एक्सरसाइज करते हैं जिससे स्वेट आता है, वो भी क्लेंजिंग का काम करता है। तो ये भी ध्यान रखना है। फिर कहीं आपके खाने पीने में, खास तौर में आपके ब्रेथ, कहीं आपकी ब्रेथ सही से चल रही है, प्रॉपर ऑक्सीजन अंग प्रत्यंग हर सेल्स तक पहुंच रही है, तो भी उसका प्रभाव बहुत अच्छा आपके, उससे भी क्लेंजिंग का सीधा लेना देना है। तो अभी तक कहीं मैं अपनी पूरी बात को समराइज करता हूँ, तो एक है कि सिर्फ गर्म पानी शाम में, रात में सोने से पहले लेने से भी क्लेंजिंग होती है। कैस्टर ऑयल को एक और ढंग से लिया जा सकता है अभी में, कि आप गर्म दूध में 1 चम्मच मिला सकते हैं रात में, तो उससे भी क्लेंजिंग होती है। और उससे 1 चम्मच मिलाने से आप ये भी चेक कर सकते हैं कि मेरे लिवर पे उसका कोई प्रभाव आ रहा है या नहीं आ रहा है। वैसे लिवर वाली बात मैंने कही है, लेकिन एक क्वेश्चन लगा दिया है, अधिकतर केसेस में वो प्रॉब्लम नहीं होती, वो सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में प्रॉब्लम होती है, जबकि किसी के लिवर में कोई विशेष समस्या हो, क्योंकि लिवर वैसे एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्गन होता है बॉडी का, और जनरली उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। विपर्जय जी, आपने बहुत अच्छे ढंग से इस पॉइंट को जो है कवर किया है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और पानी का क्या महत्व है, और पानी के रिएक्शन और उससे एक्सरसाइज का क्या संबंध है, और फ्रेश एयर, रिच एयर का क्या संबंध है, और ऐसी क्या चीजें हैं जो कि आप जो है 5 तत्वों को बैलेंस करने के लिए और तीनों गुणों को बैलेंस करने के लिए यूज करें, जिसके माध्यम से हेल्दी लिविंग संभव है। और इसी के विस्तार में आप थोड़ा सा ये भी बताएं कि 360 डिग्री हेल्थ क्या है, और उसको हेल्दी लिविंग के साथ जोड़कर कैसे जो है ना हम देख सकते हैं। यदि आप विस्तार से बताएंगे और इस तरीके से बताएं कि जो सुन रहा है, क्योंकि हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे चारों तरफ जो परोसा जा रहा है वो चारों तरफ से हेल्थ पे अटैक है। और एक विडंबना ये भी है कि आपके पास जो चीजें, जो ज्ञान पहुंचाया जा रहा है, वो ज्ञान भी सेंसर्ड है। जो सो कॉल्ड रिसर्च पेपर भी लिखवाए जा रहे हैं, और कहते हैं हर चीज बिकाऊ है, तो वो रिसर्च पेपर के लिखने वाले भी बिकाऊ हैं, रिसर्च को छापने वाले भी बिकाऊ हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जन सामान्य से छिपी रहती हैं, और जन सामान्य का उसका लाभ नहीं मिल पाता है। और लोग थोड़े से नोट कमाने के लिए आम जनता की हेल्थ से बहुत खिलवाड़ कर रहे हैं। वो इसके लिए जो उनका मार्केटिंग का जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, उसका इस ढंग से यूज करते हैं जिससे कि आप उनके झांसे से बाहर निकलना संभव, आप बल्कि लगभग नामुमकिन सा है। और वो चीजें चारों तरफ से बम्बार्ड की जाती हैं, जिससे कि वो एक दूसरे को रीइंफोर्स हो जाती हैं, और हम गलत चीज को ही सही मानने लग जाते हैं। तो प्रोफेसर विजय, यदि आप थोड़ा सा विस्तार से और इस ढंग से बताएं कि जो देखने वाले हैं उसका वो कल से लाभ ले सके, तो ज्यादा फायदा होगा। और उसको आप इफ एंड बट्स को वहीं कहिए जहां बहुत आवश्यक हो।
क्योंकि आप जब इफ एंड वर्ड्स की बात करने लग जाते हैं तो उससे कही गई बात में कहीं ना कहीं संशय पैदा हो जाता है। तो जहां पे कुछ आपको इफ एंड वर्ड्स भी जोड़ना है उसको लास्ट में जोड़िए और उसको विस्तार से समझाइए, जिससे इफ एंड वर्ड्स जो आप कह रहे हैं उसकी गहराई को भी दर्शक अच्छे ढंग से समझ पाए। तो कहीं पानी की बात कर रहे थे, तो पानी में सारी केमिकल रिएक्शंस बॉडी की होती है। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि पानी की आपके पास क्या क्वालिटी है, तो किस तरह का पानी पी रहे हैं। तो आजकल तो आरओ का पानी पीते हैं जो काफी शुद्ध माना जाता है। अब आप उसको अच्छा मानते हैं कि नहीं मानते हैं वो भी बता दीजिए। हाँ, मेरा पर्सनल अनुभव ये रहा है, अमेरिका में 2 जगह पर काफ़ी समय मैंने व्यतीत किया है। एक यूजीन ओरेगन वेस्ट कोस्ट और एक फेयरफील्ड आयोवा। दोनों की वाटर क्वालिटी में बहुत डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस। नहीं, लोग अब तो कहते हैं क्योंकि मेरे भी काफी रिश्तेदार जो है अमेरिकन सिटीजन हैं और लोग कहते हैं कि वहाँ तो जो नल में पानी आता है वो दैट इज पोर्टेबल वाटर। हाँ, वो सत्य है, पर जो वेस्ट कोस्ट है, खासतौर में ओरेगन और वॉशिंगटन, तो पानी की क्वालिटी वहाँ पर इतनी रिच थी कि within a month you can see difference in your hair color, your skin color. Within a month you can see your performance when you are like running every single day. You can see the performance because I have experienced it. परंतु ऐसा नहीं है कि पूरे यूएस में एक ही तरह का पानी आ रहा है, क्योंकि जो नेविगेबल वाटर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स है उसमें डिफरेंट तरह के जगह हैं और उनकी एक बेसिक लेवल each and every place has maintained, but still the same quality of water is not available. और वो हम सबके साथ, भारत में भी वही है, जो लोग नर्मदा का पानी पी रहे हैं और जो लोग बोर का पानी पी रहे हैं, तालाब का, जिस भी जगह से पानी हम पी रहे हैं उसका वैसा प्रभाव होता है कि वो वाटर कितना हार्ड है और वो कितना उसमें कहीं वो कैल्शियम ज़्यादा है या कोई पर्टिकुलर इम्प्योरिटी है। तो मेरा ये मानना है कि इन सारी चीज़ों को एक चीज़ से काउंटर किया जा सकता है, जो कि मैं बताता हूँ आप। मतलब बहुत एक्सट्रीम में नहीं जाना चाहता हूँ, बट एक सिंपल फॉर्मूला है कि हमारे पास कहीं तुलसी का तेल हो या हम तुलसी की कैसे भी करके उसका रस निकाल लें और थोड़ा नीम और उस पानी, किसी भी पानी में थोड़ा मिलाने पर और थोड़ी सी फिटकरी, तो उससे पानी की गुणवत्ता बढ़ जाती है। एक सिंपल सी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी, क्योंकि आप अपना पानी को कितना कौन बदल सकता है, सब तरह के पानी हैं और उनकी डिटेलिंग में जाना मतलब इट्स बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द प्रेजेंट सेशन, बट आई एम जस्ट गिविंग यू सॉल्यूशन, दैट्स वन सॉल्यूशन। दूसरी चीज है कि पानी की गुणवत्ता, पहली चीज है पानी की क्वांटिटी, डिहाइड्रेशन होता है। आपने देखा हो किसी भी तरह की जो मानसिक क्रेविंग्स होती हैं उनमें डिहाइड्रेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। किसी को चॉकलेट की क्रेविंग है, किसी को कॉफी की क्रेविंग है, कहीं ना कहीं बॉडी जब डिहाइड्रेट होती है तो वो क्रेविंग से कनेक्ट होती है, मतलब जो क्रेविंग है वो डिहाइड्रेशन से रिलेटेड। तो एक चीज मैं आपको आज, आप कल से ही इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि आप एक बॉटल में अपने पास हमेशा पानी रखें और थोड़े 15-20 मिनट में थोड़ा थोड़ा जिप पानी पीते रहें और आप देखेंगे कि इससे आपकी ब्रेन, आपके कंसंट्रेशन, हर चीज में आप उसका प्रभाव देखेंगे। एक चीज मैंने आपको पहले ही बता दी है कि पहले 3 घंटे के अंदर आपको 1.5 से 2 लीटर पानी एक एडल्ट को पीना है और बाकी समय थोड़ा 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 पानी पीते रहना है। और ये मानिए आप, मैंने बहुत लोग जो काफा, जिनका जो लोग काफा होते हैं उनके अंदर एक टेंडेंसी होती है कि वो पानी को नहीं पीते और भूलते हैं पानी पीना, उससे कई तरह की समस्याएं उनको होती हैं। तो आप इसको प्लीज थोड़ा सा कंसिडर करें और आप खुद करके देखें, मेरे बोलने पे ना जाए। पानी को दिन में
जब भी हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, हर 10-15 मिनट में थोड़ा ज़िप करते रहें। जो मैं बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, तो उनको ये बात अवश्य बोलता हूँ। रिपंजय जी, आपने बात कही है और इसमें सद्गुरु जी ने जो कहा है, इसमें बड़ा फर्क है। सद्गुरु जी का इसमें कहना है कि जो थोड़ा-थोड़ा पानी पीते हैं, ये बॉडी को कंफ्यूज करता है, तो थोड़ा-थोड़ा पानी नहीं पीना चाहिए। जब आपको भूख जो है ना, प्यास लगे, उस समय जितना आपको पानी चाहिए, उससे 20 और 30% आप ज़्यादा पानी लीजिए। जितना बॉडी को आवश्यकता होगी, उतने पानी को वो रिटेन कर लेगा, बाकी पानी को बाहर निकाल देगा। लेकिन यदि आप थोड़ा-थोड़ा पानी सिप करते हैं, तो ये वेस्टर्न वे ऑफ थिंकिंग है, ये वैदिक स्टाइल की थिंकिंग नहीं है और ये शरीर को हानि करती है। तो मैं एक बार इस प्रश्न को दोबारा पूछना चाहता हूँ कि क्या आप वैदिक रेफरेंस से इसको ठीक ढंग से इसका जवाब देंगे? क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो सद्गुरु जी इस बारे में बात कर रहे हैं, वो ज़्यादा मेरे ख्याल से वैज्ञानिक रूप से और वैदिक रूप से ज़्यादा सही बात होना चाहिए। इसमें मूल बात ये है कि जो नहीं, ये क्योंकि ये सिद्धांतता जो है ना, 2 अलग-अलग बातें होती हैं। एक में आप कह रहे हैं कि धीरे-धीरे पी सिप करते रहिए, और उन्होंने विशेष तौर पे इस बात में क्वेश्चन किया है कि धीरे-धीरे सिप नहीं करना चाहिए। आप उस समय ज़रूर पानी पीजिए जब आपको प्यास लगे, क्योंकि बॉडी आपको इंडिकेट करती है नाउ यू नीड वाटर। फिर वहां पे वो कहते हैं कि क्वांटिटी कितनी लेना चाहिए, तो जितनी क्वांटिटी आपको जरूरत है उससे 20% ज्यादा लीजिए, 30% ज्यादा लीजिए, तो बॉडी को जितना चाहिए उतना वो रिटर्न कर लेगा, बाकी आपके जो है यूरिनेशन के तहत जो है वो निकल जाएगा। इसमें मेरा जो मानना है वो ये है कि बॉडी में वाटर की जो नीड है, उसमें 2 चीज़ है। एक तो ना ज़्यादा पानी होना चाहिए और ना ही कम पानी होना चाहिए। नहीं, दोनों प्रोफेसर साहब, इसको थोड़ा-सा मुझे थोड़ी आपत्ति है, इसलिए मैं इस बात को बार-बार दोहरा रहा हूँ, क्योंकि हम बेसिक प्रिंसिपल्स में इसमें अंतर्विरोध हो रहा है। आपने कहा थोड़ा-थोड़ा पानी सिप करना चाहिए, और दूसरी जगह कहा जा रहा है कि आपको पानी सिप नहीं करना चाहिए, जब आपको प्यास लगे तो ठीक ढंग से पानी पीजिए। तो ये थोड़े-थोड़े पानी पीने से बॉडी में वाटर रिटेंशन की प्रवृत्ति बढ़ती है और वो एक डिसीज का जो ना स्वरूप लेती है। तो आप चूंकि इसके ज्ञाता हैं, मैं ज्ञाता नहीं हूं, तो या तो आप ये कहिए कि जो मैं कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, या आप मेरी बात को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसे फिर ठीक ढंग से खुलासा करके करिए। वो क्रिकेट जैसी बात मत करिए कि जीत भी सकता है, हार भी सकता है। ये हम साइंस इज साइंस, टॉक लाइक साइंस, डोंट मेक इट ए क्रिकेट मैच। Yes, I'm saying this like the पहले क्या है, इसमें मैं बार-बार इस बात को कह रहा हूँ कि मूलतः जो शरीर अंग प्रत्यंग में चीजें बदलती हैं, और यहाँ पर जब हम ये बात कर रहे हैं कि पानी को कितना पीना है, तो मैं उस परिप्रेक्ष्य में उस बात को बोल रहा था कि जैसे एक व्यक्ति में पानी की कमी भी नहीं होनी चाहिए और उसमें पानी ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो जिस व्यक्ति की चेतना इतनी विकसित है कि वो पानी जितना पीना चाहिए वो सही से पी रहा है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, तब आपकी बात एकदम सत्य है। लेकिन वो जो मैं सिप करने वाली जो बात कह रहा था, वो इसलिए कि एटलीस्ट पानी की जहां कमी ना हो जाए, उसके लिए मैंने वो बात कही थी। परंतु ऐसे देखा जाए, कहीं एक पर्सपेक्टिव से उसको देखा जाए, तो जैसे व्यक्ति की कहीं चेतना, विकसित चेतना का व्यक्ति है, तो उसको जिप करने की जरूरत नहीं है, वो अपने उससे मेंटेन कर सकता है। लेकिन कहीं जो मैंने ऑब्जर्व किया है डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम और कई लोगों की जो क्रेविंग की प्रॉब्लम्स हैं, उसको मैंने हल करने के लिए मेथड बताई थी और मैंने कई में हल भी किया है उसको। क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया कि जैसे आपने उनसे कह दिया आपको पीना है, वो पी ही नहीं रहे, तो आपने एक रूल बना दिया कि भाई कैसे भी करके, जैसे एक मेरे पेशेंट थे, उनकी मेमोरी लॉस हो गई थी बहुत ज्यादा। मैंने उनकी नाड़ी देखी तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा नाड़ी देख के मैंने पूछा पानी कम पी रहे हैं, तो उनकी धर्मपत्नी को बोला कि इनको पिलाइए, तो उन्होंने कहा कि इनको कुछ भी कर लें ये पीते ही नहीं है, थोड़ा पानी पीने के बाद रुक जाते हैं। तो उनको कैसे पिलाया जाए, तो उनके लिए या तो जूस में या कैसे भी करके थोड़ा 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 करके पिलाया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं हम आइडियली उच्च चेतना के व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो कि खुद ही से
सही पानी पी लेगा, तब ये नियम नहीं उस पर लागू होता। लेकिन जैसे मैं खुद भी कभी थोड़ा थोड़ा पानी नहीं पीता, कहीं मुझसे कोई पर्सनली पूछे, लेकिन जब हम किसी पेशेंट को हल करते हैं तो उसमें ये देखना पड़ता है कि कहीं वो पानी पीने की जो उसकी हैबिट है वो बिल्कुल ही नहीं पी रहा है और उसको डिहाइड्रेशन के कारण उसके ब्रेन में प्रॉब्लम है, तो हमको उसको किसी भी तरह से थोड़ा पिलाना पड़ता है। लेकिन आइडियली कहीं आप पूछ रहे हैं कि किसी चेतना का जो कहीं उच्च चेतना का व्यक्ति है तो खाने में भी पीने में भी बार बार नहीं किया जाता है, और ये बात सत्य है। मतलब और इसका मतलब कई जगह से इसको प्रूव किया जा सकता है। लेकिन जब हम पेशेंट की बात कर रहे हैं तो उसको अलग ढंग से डील किया जाता है। प्रोफेसर साहब, आपने बड़े विस्तार से जो है मेरे प्रश्न का जवाब दिया, हम इसके लिए आभारी हैं। और आपने गट और ब्रेन की बात कही, और गट में फिर फूड को पहुंचना है, तो फूड के जो है ना क्या प्रकार हैं, एक अच्छा और संतुलित फूड अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या है, और 360 डिग्री वाला जो आपका हेल्थ है उसको आप कब जवाब देना चाहेंगे? आप अपने सहूलियत के हिसाब से जब आपको उचित लगता है तो उस जवाब को दीजिए आप। लेकिन बताइए कि जो है व्हाट इज द राइट काइंड ऑफ फूड, एंड हाउ जो है वन विल अप्रिशिएट कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। अभी बेसिकली क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए दैट इज वन थिंग, और जो खाना मिल रहा है वो राइट काइंड का है कि नहीं है, दैट इज आल्सो अनदर इश्यू। क्योंकि जहां पे कि बहुत ज्यादा फूड ग्रेन पैदा किया जा रहा है, जहां पे कि केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड का बहुतायत में यूज किया जा रहा है, वहां पर जो है अब कैंसर ट्रेन चलने लगी है। इसका मतलब है कि फूड ग्रेन जो है कुछ केमिकल्स को रिटेन कर रहा है, और जो उसका जो नेट इफेक्ट है वो बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो व्हाट इज द राइट काइंड ऑफ फूड, एंड हाउ इट इज इम्पैक्टिंग होल थिंग, और उसको आप 360 डिग्री हेल्थ से जोड़ के कैसे देखते हैं, ये बताने का कष्ट करें। इसमें जब हम फूड की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज, मतलब आप कोट अनकोट अपने दिमाग में बिठा लीजिए इस चीज को कि प्रोसेस्ड फूड से बचना है, और जो भी चीज प्रकृति में जिस सीजन में आती है और नेचुरल स्टेट में उसको खाना है। मतलब जैसे होल फूड्स, सारे सीरियल्स होल फूड, बट प्रोसेस्ड फूड को नहीं खाना है। फिर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे तेल है, तो तेल को सिंपल जो तेल नेचुरल तरीके से पिरा के हम, मतलब सिंपली फिल्टर्ड ऑयल, चाहे वो सेसमी सीड ऑयल हो, मूंगफली का तेल हो, सरसों का भी तेल आप खा सकते हैं। लेकिन जो डबल रिफाइंड ऑयल्स हैं और रिफाइंड ऑयल है, क्योंकि उनमें ब्लीचिंग में तो हेक्सेन केमिकल्स से उसकी ब्लीचिंग की जाती है, तो उससे बचा जाता है और डिओड्राइज किया जाता है। और उसके साथ साथ उसमें पैराफिन भी मिला होता है। पैराफिन के साथ साथ कहीं हम और जाएं तो पाम ऑयल मिला हुआ है, जिसकी ऑलरेडी ये सारी प्रोसेस के थ्रू हो गया। मूलतः पाम ऑयल में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पाम ऑयल मेड अप ऑफ अ फ्रूट, एक पाम फ्रूट से बना है, लेकिन जो प्रोसेस से पाम ऑयल बनता है उस प्रोसेस में प्रॉब्लम है। तो हमें सीधी सी बात ये समझनी है कि नेचुरल स्टेट में कहीं भी या तो हम अपना मशीन ले लें, खुद ही तेल निकाल लें, या फिर जहां लोग उसको निकाल रहे हो तो उसको लें। मतलब फिल्टर्ड ऑयल, सिंपल फिल्टर्ड ऑयल में घी बहुत अच्छा फैट है। काउ घी इज वन ऑफ द बेस्ट फैट, जिसके सात्विक गुण भी होते हैं कई सारी चीज़ों में। मतलब आध्यात्मिक ऊर्जा गेन करने के लिए भी उसको बहुत बहुत उसकी वैल्यू होती है। फिर मिल्क इंडस्ट्री में कहीं हम आते हैं, और क्योंकि मिल्क एक ऐसी चीज़ है कि कंटिन्यूस कंजम्पशन हो रहा है, उसमें बहुत सारे चीज़ों को हमें ध्यान देना होगा। जैसे पहली चीज़ है कि होल्स्टीन फ्रीजियन जर्सी जो गाय है उनसे जो दूध होता है उसमें एक A1 बीटा केसिन प्रोटीन होता है, जो कि मतलब there are many research which you can go and see, and there is even a book called Devil in the Milk,
if you will go through that book and read many research papers, you will find that it's harmful to an extent that a person can have type 1 diabetes associated with the milk which you are getting from the Holstein Friesian Jersey cows. लेकिन भारतीय जो मूल की गाय होती हैं उनमें कनवार होती है, मतलब हम्प्ड काउस, और उनमें एक विशेष टाइप का प्रोटीन होता है जिसको A2 बीटा केसिन कहते हैं। आपने सुना भी होगा मार्केट में A2 लोग कहते हैं A2 मिल्क। A2 मिल्क मतलब जो भी भारतीय मूल की गाय है उनमें वो पाया जाता है, उनके दूध में ही वो होता है। ये आया कहाँ से? ये 67 म्यूटेशन होता है उनके जीन में, वो जीन से ही प्रॉब्लम, मतलब उस आप क्या गाय को खिलाते हो दैट सेकेंडरी थिंग। आई एम कमिंग टू, वी विल टॉक अबाउट दैट what cow is eating, that also impact milk quality। बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कहीं वो नस्ल की बात चल रही है, कहीं वो नस्ल गलत है, हमें कुछ भी खिलाएंगे तो वो फिर भी A1 जो मिल्क है दैट्स हार्मफुल, जिसका हार्ट से, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, इन सब चीजों से एक सीधा लेना देना है। तो आप जहां भी हो सके A2 ऑर्गेनिक मिल्क और उसके प्रोडक्ट्स जैसे दही, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, तो ये सारी चीज़ों का भी ख्याल रखा जाए। उसके बाद स्वीट्स में आते हैं, तो स्वीट में वाइट शुगर को अवॉइड किया जाए। अगेन द प्रोसेस इन वाइट शुगर में जो प्रोसेस यूज होती है उसमें काफ़ी तरह के केमिकल्स प्रयोग होते हैं, तो उसके सब्स्टिट्यूट में हनी, उसके सब्स्टिट्यूट में जैगरी है, पाम जैगरी है, शुगर केन की जैगरी है, कोकोनट से भी लोग जैगरी बनाते हैं, और जो भी नेचुरल तरीके से स्वीटनर्स हैं आप उनका ही प्रयोग करें। वाइट शुगर को हो सके जितना अवॉइड किया जाना चाहिए, और उसका गट से भी लेना देना है, मतलब ज़्यादा वाइट शुगर खाने से जो गट बैक्टीरिया है वो एक पर्टिकुलर तरह से मॉडिफाई होता है और उससे ओवरऑल हेल्थ इम्पैक्ट होती है। फिर नेचुरल फाइबर रिच फूड क्लेंजिंग में बहुत ज़्यादा काम करता है, और एक व्यक्ति की कहीं प्रॉपर क्लेंजिंग नहीं हो रही है तो उसमें कई तरह की समस्याएं उसके शरीर में आने लगती हैं। तो फाइबर रिच कब होता है? जबकि हम जो सीरियल्स हैं, जो वेजीज हैं, उनमें से उनको रिफाइन कर देने से वो फाइबर उनके अंदर नहीं रह जाता है, तो हमें उसको रिफाइन ना करके, प्रोसेस ना करके, उसको उसकी नेचुरल स्टेट में खाने से हमें उससे बहुत फायदा होता है। प्रोफेसर साहब, आपने आजकल एक रिवाज सा हो गया है, तो लोग बाग जो है जैसे कि शक्कर से बच रहे हैं, बल्कि लोग बाग कहते हैं कि हर सफेद चीज से बचना जो है वो फायदेमंद होता है, तो मैदा से बचना चाहिए, मैदा की जगह हमें होल ग्रेन का जो है वो यूज करना चाहिए। एक मल्टीग्रेन वाली बात भी आती है कि मल्टीग्रेन का बहुत अच्छा होता है, तो मल्टीग्रेन का क्या अच्छा होता है और मल्टीग्रेन में क्या चीज जो है ना ज्यादा लेना चाहिए जिससे कि हमें उसका फायदा मिले और नुकसान ना हो, और ऐसी क्या चीजें हैं जो कि चूंकि उनका जो मूल है वो भारतीय ना होने के कारण, जो भारतीय जो ओरिजिनल ग्रेन है वो ना होने के कारण उसका हमारे स्वास्थ्य पर नेगेटिव असर पड़ता है। तो सुनने कहने में वो फाइबर रिच है, लेकिन वो फाइबर रिच होते हुए भी हमारे लिए उतना अच्छा नहीं है जितना उसे अच्छा होना चाहिए और जितना अच्छा लोग एज ए कॉमन सेंस महसूस करते हैं। इसमें आपने नाम सुना होगा, कई बार आप सुनते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, तो बहुत सारे ऐसे सीड्स हैं जो कि वर्ल्ड की फूड चेन में एंटर कर गए हैं, और इन यूएस दैट्स नॉट लीगली बैंड नहीं है, जैसे कि सोया और कॉर्ड व्हिच इज लाइक मक्का, तो वो ऑलरेडी जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स वहाँ पर हैं, और लीगली इंडिया में अलाउड नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ये फूड चेन में हैं, मेरे अनुभव से तो हैं, लेकिन मैं उसको प्रोफेसर साहब, मेरे दर्शक इस बात से सहमत होंगे कि जो जब अभी सीजन होता है मक्के का और मक्के के भुट्टे होते हैं, तो आजकल जो ठेले होते हैं जिसमें कि वो मक्के के भुट्टे बेचे जाते हैं,
उसमें 2 वैरायटी के मक्के के भट्टे होते हैं। एक होता है अमेरिकन जो कि मीठा होता है, जिसको स्वीट कॉर्न कह सकते हैं, और दूसरा जो होता है वो देसी। तो देसी और जो अमेरिकन है उनमें क्या फर्क है, और विच इज बेटर, एंड या दोनों ही, जैसे आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पॉल्यूटेड हो गए हैं और उनकी जो वो होना चाहिए, प्योरिटी होना चाहिए, वो प्योरिटी कहीं ना कहीं मॉडिफाई हो गई है, और चाहे हम देसी ले रहे हों या हम अमेरिकन ले रहे हों, वो दोनों ही जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिए गए हैं। और यदि दोनों ही मॉडिफाइड हैं तो विच इज रिलेटिवली बेटर, और बेस्ट कहाँ पे मिलेगा, कैसे मिलेगा, थोड़ा सा इसके बारे में भी प्रकाश डालेंगे तो लोगों को ज्यादा लाभ होगा। लीगली इंडिया में जीएम कॉर्न इज नॉट अलाउड, और ना ही जीएम सोया। दैट्स द रियलिटी, लाइक दैट्स द लीगैलिटी। बट मैंने जो ऑब्जर्व किया है, अपने जो लोगों को मैंने ट्रीट किया है या अपने खुद से अनुभव से देखा है कि वो जो मक्का के सीड्स मतलब जो है उनको कहीं ना कहीं नॉर्मल सीड्स नहीं है, और जो ट्रेडिशनल जिसको एयरलूम आप कहीं आप मार्केट में और अमेज़न पे देखेंगे तो एयरलूम बोलते हैं, मींस ट्रेडिशनल सीड्स, लाइक ट्रेडिशनल। फॉर एग्जांपल आप गेहूं है तो आपका जो काठियावाड़ गेहूं होता है उसको ट्रेडिशनल सीड बोलते हैं। मतलब ट्रेडिशनल मींस जो उस पर्टिकुलर ज्योग्राफी में, एक पर्टिकुलर लोकेशन में वहां पर बहुत लंबे समय से हो रहा था, उसकी ज्योग्राफी को सूट करता था। अब क्योंकि हर जगह प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमने सीड्स, या तो हाइब्रिड सीड्स हैं लेकिन वो हाइब्रिड नेचुरली किए गए हैं या रेडिएशंस के थ्रू किए गए हैं या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड है। तो इंडिया में लीगली जेनेटिकली मॉडिफाइड दीस सीड्स आर नॉट अवेलेबल। लेकिन मेरा जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि ये जो एग्जिस्टिंग सीड्स हैं स्पेशली इन टू क्रॉप्स मक्का और सोयाबीन, इनमें जेनेटिकली मॉडिफाइड हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपके सोर्सेज आप कहां से उनको ले रहे हैं। मेरे ख्याल से जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सीड्स हैं, स्पेशली जो इंडियन वैरायटी है, उसमें अच्छी अच्छी चीजों को जो है आइसोलेट करके उनको बढ़ाया गया है, तो उससे प्रोडक्शन भी लिया गया है। ये भी कोशिश की गई है कि ऐसे जो चीजें हैं जिससे कि उसके ऊपर अटैक होता है उनको थोड़ा सा कम कर दिया है। ड्रॉट रेजिस्टेंट वैरायटी भी क्रिएट की गई है। तो मेरे ख्याल से हमारे डिस्कशन से कहीं पे हम ऐसा भ्रम पैदा कर रहे हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड इज समथिंग बैड। मेरे ख्याल से इस भ्रम को दूर करने की जरूरत है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड जो है इट इज नॉट ऑल दैट बैड। तो कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, एक तो ये समझने की बात है। अभी जो इंडियन में जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड बनाए गए हैं, रादर हाइब्रिड सीड बनाए गए हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? और मैं एक जेनेटिकली मॉडिफाइड की जगह जेनेटिकली टर्मिनेटेड सीड है, वो मेरे विचार से ज्यादा बुरा है, क्योंकि सीड की जो मूल प्रवृत्ति है वो है कि सीड से कई और सीड पैदा होंगे। तो जो जेनेटिकली टर्मिनेटेड सीड है उसमें जो उसकी जर्मिनेशन की कैपेसिटी के जो जीन है उसको कट कर दिया गया है। तो निश्चित तौर पर जो जेनेटिकली टर्मिनेटेड सीड है वो तो मेरे ख्याल से बहुत ही खतरनाक है। तो वो कितना खतरनाक है, जो थोड़े से जेनेटिकली मॉडिफाई किए गए हैं, जैसे कि हमारा ग्रेन जो है हर तरीके की जगह पे जो है वो लड़ सके और फिर भी रीजनेबल प्रोडक्शन दे सके। क्या साइंस ने जो भी अच्छा किया वो सब खराब है, ये आपका मानना है, या साइंस में कुछ अच्छा भी है? नहीं तो फिर हमको जो है बाबा आजम के जमाने में पहुंचने की बात तो मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए। एंड वी मस्ट यूटिलाइज साइंस टू द और टेक्नोलॉजी टू द बेस्ट ऑफ आवर एडवांटेज। केवल लाभ कमाने के लिए जो डिस्टॉर्ट करके चीजें भेजी जा रही हैं उनके बारे में हमको ज्यादा गहराई से समझने की जरूरत है, जिससे कि हम हेल्दी लिविंग की तरफ बढ़ सके। और जब हम हेल्दी लिविंग की बात कर रहे हैं
तो उसमें होलिस्टिक जो है ना हमारे खान पान, एक्सरसाइज, मेडिटेशन सभी चीजों का जो है ना उसमें रोल होगा। और विशेष तौर पर जो नेगेटिव चीजें हमारे उसमें आ गई हैं, स्पेशली जो फास्ट फूड में आ गई हैं, और फास्ट फूड में कुछ अच्छी चीजें भी मिलाई जाती हैं जो हैबिट फॉर्मिंग होती है, और जिसका बहुत नेगेटिव असर जो है आता है, बिकॉज बॉडी जो है ना फैट रिटेन करने लग जाती है, बॉडी ओबिस हो जाती है। जनरली वेस्टर्न कंट्रीज में ओबिस की एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो गई है, हार्ट डिसीज की प्रॉब्लम हो गई है, एंड देयर ससेप्टिबिलिटी इज वेरी वेरी हाई। तो चाहे हम अच्छे पानी की बात करें, लेकिन वो अच्छे पानी पीने वाले इंडिया में जो है ना 4 दिन नहीं चल पाते हैं, वो बिस्लरी का पानी पीते हैं तो भी बीमार हो जाते हैं। तो ऐसा अच्छा पानी से तो खराब पानी पीना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यू आर किलिंग योर इम्यूनिटी। तो मैंने आपके जो पानी के ऊपर भी थोड़ा सा प्रहार करने की कोशिश किया है, या समझने की कोशिश किया है, थोड़ा सा फूड के ऊपर भी बात करने की कोशिश की है। और तीसरा जो जो आपने मिल्क वाली बात कही है, और स्पेशली अल्फा 2 वैरायटी की बात की है, तो अल्फा 2 वैरायटी में बहुत अच्छी किस्म की जो अपनी जो देसी गाय है, बेसिकली उसका कहीं ना कहीं माइथोलॉजिकल रिलेवेंस है। जो हंप वाली गाय है या जो कूले वाली गाय है, वो देसी गाय कोले वाली होती है और हंप वाली होती है, जबकि बाकी जितने भी जो है जर्सी गाय वगैरह है वो सब फ्लैट रहती है। और उनके अंदर जो है वो अल्फा 2 वैरायटी का मिल्क जो है पैदा करने की क्षमता नहीं होती है। और अल्फा 1 वैरायटी समवेयर इट इज क्वांटिटी में तो ज्यादा मिल जाता है, लेकिन वो क्वांटिटी घातक है, वो क्वांटिटी नुकसानदायक है। तो मेरे ख्याल से तीनों चीजों को थोड़ा सा आप विस्तार से खोल के बताइए, जिससे कि कंफ्यूजन कम हो और आपकी बात से लोग ज्यादा लाभान्वित हो। ये इस ढंग से आप बताइए। तो सिंप्लीफाई किया जाए तो ग्रेन्स में जो लोकल एयरलूम वैरायटी है उसका जितना प्रयोग हो सकता है किया जाना चाहिए। ये मतलब मेरा ऐसा मानना है और मेरा ऐसा अनुभव है, और मैंने कई लोगों को उसको ट्रीट किया है। खाने मतलब से सही ग्रेन खाने से ही आपको बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व। तो एयरलूम का मतलब है जो वहाँ की लोकल ब्रीड है उसको करना। मैं अब लोकल तो बड़ी प्रॉब्लम है। पंजाब में राइस कभी पैदा नहीं होता था, अब जो है लार्जेस्ट राइस इज बीइंग प्रोड्यूस इन पंजाब, तो उसको तो लोकल नहीं कह सकते। तो ये लोकल जो है ना थोड़ा सा वो हो गया है, इसको लोकल को भी खोलिए। और जैसे आपने कहा है कि कठिया गेहूं है, जिसको लाल गेहूं भी कहते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं मेरे ख्याल से 87 से कठिया गेहूं या लाल गेहूं ही खाता हूँ, और कोई दूसरा गेहूं नहीं खाता हूँ। लेकिन उसकी क्वांटिटी इतनी कम होती है और आजकल उसकी पैदावार ही नहीं होती है। तो एक खेत में हमारे लिए जो है ना कठिया गेहूं पैदा किया जाता है, और अभी 2 साल पहले हमने अपने खेत में ही थोड़ा सा कठिया गेहूं का पैदा किया है, और हमने निर्णय लिया है कि हम कठिया गेहूं का खुद के लिए खुद वो करेंगे। तो ये प्रोडक्शन और ये और मिक्स, क्योंकि अल्टीमेटली हमें जो है अच्छे ढंग से जीना है, सबके लिए पर्याप्त भोजन हो ये भी सुनिश्चित करना है, और टेक्नोलॉजी को बुरा नहीं मानना है। टेक्नोलॉजी को हमें अपने एडवांटेज में अच्छे ढंग से यूज करना है। और यदि उसमें कोई नेगेटिव चीजें हैं, साइंस इज ए गुड एंड बैड। साइंस से जो है ना, जैसे एटम की एनर्जी जो है, उससे हम एनर्जी भी बना सकते हैं, उससे बम भी बना सकते हैं। तो उसका हम उपयोग कैसे करते हैं, तो हमें समझ में आना चाहिए कि पॉजिटिव उपयोग क्या है, नेगेटिव उपयोग क्या है। हालांकि इतनी सारी बातें छोटे सेशन में समाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं कुछ उनको बार बार दोहरा रहा हूँ, क्योंकि कहीं मुझे लगता है कि मैं ही बात को ठीक ढंग से नहीं समझ पा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि शायद हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हमारे साथी हैं, उनको भी शायद इस बात को समझने में कुछ कठिनाई हो रही है। तो इसमें सबसे पहले मैं इस पॉइंट को क्लियर करना चाहूँगा कि आई एम नॉट अगेंस्ट साइंस और आई एम नॉट अगेंस्ट टेक्नोलॉजी। जैसे कि कहीं हम सीड्स की जहाँ बात करते हैं तो हम पे दोनों ऑप्शंस होने चाहिए। हमें हायर यील्ड के लिए जो भी हमने सीड्स
हाइब्रिड क्रिएट किए हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रिएट किए हैं। इंडिया ने जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स अभी सिर्फ बहुत ही रेयर है। सिर्फ ब्रिंजल में अभी किया है, मस्टर्ड में थोड़ा बहुत किया है, बीटी कॉटन। अदरवाइज इंडिया में अभी जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स एंटर नहीं किए इंडियन मार्केट में, ना ही इंडिया ने प्रोड्यूस किए। लेकिन यूएस में it has entered into complete food chain. As far as the impact of GMO on health is subject to lot of debate, because I teach food systems and I understand the entire debate of GMO on health. But this is again beyond the scope of today's discussion. But what I am trying to say, if you are interested, you can start looking into there are many books and articles that how GM and natural foods are related. Even if you go into the law of the United States, you will come to know that from 1992, when GMOs were being introduced to the market, there came a particular it's called substance equivalence, in which it's being said that they were never need to labelize by the Food and Drug Administration of the USA, which means that आप नॉर्मल टमाटर हो या जेनेटिकली मॉडिफाइड टमाटर हो, आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड टमाटर पे लिखने की जरूरत नहीं है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड है। और एक और चीज समझिए कि जेनेटिकली मॉडिफाइड होने का मतलब ये है कि कोई टमाटर जो कि एक फ्रॉस्ट मींस बिलो 0 डिग्री सर्वाइव नहीं कर सकता था, उसमें हमने फिश का जीन डाल दिया जो फिश नेगेटिव टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकती थी, जिससे कि वो जो टमाटर है वो सर्वाइव कर पाए उस टेम्परेचर पे। सो दैट्स व्हाट कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड। इट्स नॉट द हाइब्रिड सीड, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट genetic modification. And when we say genetic modification, it means across kingdoms, means fish is fish and tomato, there's like the gene is completely from different gene pools and you are bringing them together. So but what I'm saying that if you want to test and experiment in India, with what the good thing or bad thing, whatever you say, we don't have legal genetically modified seeds are not available in India. यदि सभी across the kingdom, यदि सभी से अच्छी चीजें इकट्ठी करके एक जगह इकट्ठी कर ली जाए तो क्या बुराई है? Yeah, that's मतलब बुरी चीजों को नहीं करें, अच्छी चीजों को कर लें। तो यदि जो है आपका टमाटर फिश के उससे एट्रीब्यूट से उसमें कोई अच्छी चीज आ रही है, तो अच्छी चीज का तो जो है ना आपके भोजन में भी अच्छा असर आना चाहिए, क्योंकि आपकी बुरी चीज तो ला नहीं रहे हैं उससे। That's correct, but there are many experiments done जिनमें ये आया है कि उसके शरीर के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रभाव होते हैं, और नहीं भी होते हैं या होते हैं, एटलीस्ट उसकी लेबलिंग होनी चाहिए कि हमें ये पता होना चाहिए। अब हम उसको सारी चीजों को एक साथ नहीं, कहीं हम पे एक नेचुरल टमाटर है और एक जेनेटिकली मॉडिफाइड है, तो देन both should be known कि भाई this is genetically modified, this is natural, and then we both can consume and see whether it's giving good result or not. So in US that's a debate that the labeling is still not happened in United States. चलिए हम इस वार्ता को क्रिकेट मैच का के फॉर्म में नहीं रखते हैं, थोड़ा डेफिनेटिव फॉर्म में रखते हैं। तो इस पूरे को निचोड़ यदि कहा जाए तो लोकल इज द बेस्ट, एंड लोकल के साथ हम एक वर्ड और भी जोड़ना चाहेंगे, सीजनल इज द बेस्ट। तो जो चीज जिस सीजन में पैदा हो रही है वो नेचर ने कुछ सोच के जो है बनाई है कंजम्पशन के लिए। अब हमारे पास कोल्ड स्टोरेज आ गए हैं और हम ऑफ सीजन में उसको एंजॉय करते हैं, तो आप ज्यादा पैसा भी दे रहे हैं एंड इट इज हार्मफुल आल्सो। तो मैं प्रोफेसर साहब से थोड़ा सा लिबर्टी लेता हूं, क्योंकि हल्का फुल्का मैंने भी अध्ययन किया है, और मैं दो जो है ना फार्मूले को जो है ना आपको से शेयर करना चाहूंगा आपकी इजाजत से, क्योंकि मैंने उसमें कोई रिसर्च नहीं किया है, मैं उसमें मेरी जिससे कॉमन फीलिंग है, और वो कॉमन फीलिंग सिर्फ इस बात के आधार पे है कि नेचर इज प्रोड्यूसिंग व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर यू। सो इफ यू आर ईटिंग एनीथिंग which is not जो है provided by the nature in that moment of the time, it means that is not good for the body.
तो ऑफ सीजन के फ्रीजर में और कोल्ड स्टोरेज में रखे हुए फल सब्जियां कृपया मत खाइए। वो ऐसी टेक्नोलॉजी से आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। आप देखिए गर्मियों में रसदार जो है ना फल ज्यादा होते हैं, क्यों? क्योंकि आपको यू नीड मोर वाटर। सो नेचर जो है ने जो चीज की जरूरत है उसको उस ढंग से ही पैदा किया है। लेट्स ट्राई टू डू मिनिमम डिस्टॉर्शन एंड उस मिनिमम डिस्टॉर्शन से आप भला कर सकते हैं। और नेचर ने केमिकल्स पैदा नहीं किए हैं, नेचर ने आपको हर्बल चीजें पैदा की हुई हैं। सो लेट्स प्रेफर नेचुरल हर्बल्स और हर्बल प्रोड्यूस ओवर एनी केमिकल्स। एंड जो केमिकल्स हैं, जैसे हम कहते हैं कि जैसा खाएं मन अन्न वैसा हो मन, तो अन्न जिससे पैदा हो रहा है वो जो खा रहा है उससे अन्न की भी प्रवृत्ति जो है ना दूषित होती है। तो यदि अन्न जो है केमिकल खा के पैदा हुआ है तो वो दूषित अन्न होगा। ये कॉमन सेंस के बाद हम जो है ना प्रोफेसर साहब को थोड़ा सा कम कंफ्यूज करते हैं, नहीं तो वो होगा। तो मैं आगे के कुछ चीजें पूछना चाहूंगा। एक चीज और बस ऐड करनी, प्लीज बताइए जी। उसमें खाने में जो मैंने लोकल कहा था उसको थोड़ा समझना होगा। लोकल का मेरा मतलब है कि भारतीय, भारत में जैसे हम कहीं राइस की बात करें तो एक समय पर भारत में, पूरे भारत में करीब 30,000 के आसपास डिफरेंट काइंड की वैरायटी थी राइस की, जो कि आज घट के बहुत कम रहती है, तो 2,500 3,000 तक बची हुई। तो वो जो लोकल सीड्स थे, जैसे मैंने कठिया बड़ गेहूं का एग्जांपल लिया, क्योंकि जब मैं छोटा था तो वो हम सबको ही वही प्राप्त था, पर जैसे मैं बड़ा होता गया तो वो मिलना, अभी वो मार्केट में अवेलेबल, फ्रीली अवेलेबल नहीं है। जैसा कि आपने बताया कि he himself is producing and that's not available in the market। जैसे मैं बड़ा हुआ मैंने पूछा, वो मिलना बंद हो चुका है, अब वो नहीं मिलता। कई तरह के ऐसी सब्जियां, टमाटर वैरायटीज हैं जो पहले बहुत इजीली अवेलेबल थी, अब वो नहीं है। उसके मूल में क्या है, कहीं ना कहीं हमने उनकी डिमांड बंद कर दी और उनको उतनी प्राइस नहीं मिली जो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। अभी कहीं हम गेहूं की वैरायटी, जैसे कई सारी वैरायटीज हैं, वो प्रोडक्शन उनमें ज्यादा आता है, लेकिन कभी भी वो सीड्स 3 to 4 इयर्स के बाद स्ट्राई हो जाते हैं। मतलब हमें फिर से हमको खरीदना ही पड़ते हैं। और आप चाहें तो आप खुद अपने फार्मर्स से ये बात कर सकते हैं कि क्या उनको हर 3-4 वर्ष में, देखिए पहले हम सीड्स को स्टोर करते थे, सीड बैंक्स होती थी, हर घर में सीड बैंक होती थी, और उन्हीं सीड्स को हम दोबारा प्रोड्यूस कर देते थे। लेकिन अब जो हमारे पास हाइब्रिड जो सीड्स हैं, वो एक सर्टेन टाइम के बाद, मतलब 2 से 3 वर्ष के बाद दे बिकम स्ट्राइक, मींस यू कैन नॉट use them to produce further yield. So these things which may appear very trivial, but if you go into the science of it and the details, then you will realize there is a correlation of the health and the seeds which we have been using in the past and which we are using now. And that's why I'm a supporter of heirloom variety, which is from we should at least cultivate to some extent these local seeds which are available and keep using them, because there are many things, many of the research which is not being done about these things will happen in the future. आपने बहुत अच्छी बात कही, और मेरे ख्याल से इससे दर्शकों का को बहुत ज्ञान भी मिला है, बहुत लाभ भी हुआ है। और तो अभी हम फूड तक ही सिमटे हुए हैं। 360 डिग्री जो है वो फूड के से बहुत बाहर की चीज है, जिसमें कि एक्सरसाइज की बात भी है, प्राणायाम की बात भी है, मेडिटेशन की बात भी है, और मेडिटेशन में और प्राणायाम में कुछ ऐसे रसायन पैदा होते हैं जो कि अपने आप में एक स्वीटनिंग इफेक्ट लाते हैं बॉडी के अंदर और एक अलग तरीके की एनर्जी लाते हैं। मेरे ख्याल से
चूंकि आपने इसमें काफी रिसर्च किया है, आपने 10 वर्ष से जो है ना उसमें वो भी किया है, तो मैं चाहूंगा कि आप जो है फूड से थोड़ा सा बाहर निकल के और बाकी जो है ना आयाम है जो कि जिसे आप 360 डिग्री हेल्थ की बात कर रहे हैं, वो 360 डिग्री पे जो है अपन जाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे प्राणायाम की हम बात करें, प्राणायाम के अभी आप एक्सरसाइज के बारे में कुछ नहीं कहना चाहेंगे? अवश्य कहना चाहूंगा, एक्सरसाइज होगी और एक्सरसाइज और योगा इसमें भी कुछ फर्क करना चाहेंगे क्या? अवश्य करना चाहूंगा। तो क्योंकि आजकल एक अलग सी चीज हो गई है कि बाहर जो है ना साइकिल करने के बजाय हम जो है ना जिम में जाने लगे हैं, तो ये जिम कल्चर और एक नेचुरल जो एक्सरसाइज का कल्चर है, इसका भी कुछ बारीकी पे आप कुछ असर डालना चाहेंगे क्या, कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? क्योंकि हम एक आर्टिफिशियल कल्चर में चले गए हैं, हम अपने कक्ष में बैठे हुए हैं तो एयर कंडीशनर लगा हुआ है, हम अब जो है बाहर न जाके जो है एयर कंडीशनर जिम जिसमें कि म्यूजिक चल रहा है उसी में हम जो है ना वो करते हैं। मेरे ख्याल से उन सब का भी जो है ना कोई आपके वैदिक साइंस में असर होगा, उसके बारे में कुछ बताना चाहिए? जी, इसमें मूलतः मैंने पहले भी एक बात कही थी कि ये जो सारी प्रोसेसेस बॉडी में हो रही हैं जिससे कि शरीर को ऊर्जा प्राप्त हो रही है, सबको स्ट्रेंथन करने की डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइजेस कौन कौन सी प्रोसेस हो रही है, जैसे कि कहीं बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथ देने के लिए डिफरेंट एक्सरसाइज जो स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ देनी है। फिर हमें बॉडी के अंदर कहीं फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है, एक तो है बॉडी के अंदर स्टेबिलिटी रखनी है, हमें स्ट्रक्चर को मेंटेन रखना है, फिर फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करना है, तो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए देयर इज डिफरेंट एक्सरसाइज। फिर बॉडी के इंटरैक्टिव मैकेनिज्म को मेंटेन रखना है, तो उसके लिए जो कार्डियोवैस्कुलर जिसको हम कार्डियो एक्सरसाइजेस कहते हैं वो होना जरूरी है। फिर कहीं क्लेंजिंग के सिस्टम को मेंटेन रखना है और each and every locality of the body should get the prana, means the prana should reach, for that pranayama should be done. And pranayama simply means that you understand how the breath से autonomous जो nervous system और sympathetic nervous system हम कैसे तालमेल उनका बनाते हैं। तो फिर प्राणायाम, और प्राणायाम से कई तरह की, जैसे मैंने बोला क्लेंजिंग का लेना देना है प्राणायाम से आपके मन का लेना देना है, अकारण प्रसन्न होने का लेना देना है, आपकी पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचना और उसके साथ प्राण पहुंचना जिससे कि वाइटैलिटी बॉडी में मेंटेन रहेगी, उसका प्राणायाम से लेना देना है। तो ये इट्स अ पार्ट ऑफ एक्सरसाइज। उसके बाद जब हमने ये सारी कर ली, तो ये सारी एक्सरसाइजेस डिफरेंट एक्सरसाइजेस हैं, कहीं हम चाहें तो एक एक्सरसाइज पे पूरा सेशन में करके भी दिखा सकता हूँ कि कहीं हमें स्ट्रेंथ को मेंटेन करना है तो क्या करना है, फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी में मेंटेन करना है तो क्या करना है, कार्डियोवैस्कुलर व्हिच इज इंटरैक्टिव मैकेनिज्म मेंटेन करना है तो क्या करना है, पूरी बॉडी में प्राण पहुंचाना है तो उसके लिए क्या करना है। और इन सब के साथ साथ इन सबसे जो सबसे आगे की चीज है वो है माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन, और जो कि योगा में आप देखा, आप जो लोग सही से योगा बोले तो I'm not talking about Patanjali Ashtanga yoga, only one part which is the third asana that I'm talking about, and जो आसना है उसमें होता है स्थिर सुख आसना, मतलब जो उसका प्रथम सूत्र है पतंजलि का है स्थिर सुख आसना, जिसका सीधा मतलब ये है कि हम बॉडी के उन सारे पोस्चर्स को इस ढंग से करें जिससे कि एक स्टेबल पीस डिसेंड करें जबकि हम सिर्फ बैठें, इसको कहते हैं स्थिर, हम स्टेबल है। तो उसके लिए जो सबसे मूल बात है कि आपका माइंड और बॉडी के बीच में कोऑर्डिनेशन है या नहीं, और माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन को कैसे मेंटेन किया जाता है वो आपको प्रॉपर, आपने देखा होगा जैसे हमने सिर्फ एक आसन एक एक्सरसाइज नहीं है कि हमने सिर्फ एक्सरसाइज कर ली, आसन में हमको
अवेयरनेस को उस पर्टिकुलर अंग प्रत्यंग तक पहुंचाना है और उसके बाद वहां पर जो भी स्ट्रेसेस हैं उनको रिलीज कराना है। जब वो रिलीज होते हैं फिर से हमको अपनी श्वास का नियंत्रण करना है और फिर से उसको, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें एक्सरसाइज मींस बॉडी की एक्सरसाइज के साथ साथ एक मेंटल कोऑर्डिनेशन एंड अवेयरनेस का एलिमेंट होता है। जब वो दोनों का तालमेल होता है तब जाके आसन और जो योग आसन है वो सिद्ध होते हैं। इसलिए ये एक ऐसी विधा है जिसको लोग कहीं सिर्फ एक्सरसाइज की तरह यूज करें तब भी उसके रिजल्ट आएंगे, वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएगी, एक स्ट्रक्चर, लेकिन कहीं हम उसको विद कंप्लीट माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन के साथ करेंगे तो उसका प्रभाव शरीर पर भी होगा, मन पर भी होगा, आपके ओवरऑल इंटरेक्टिव मैकेनिज्म पर भी होगा, आपको अकारण प्रसन्नता भी होगी और उससे आपके ध्यान लगने में भी आपको बहुत फायदा होगा। तो इसलिए जब हम 360 डिग्री इन एक्सरसाइज की बात करते हैं तो इन सारी चीजों को करते हुए माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन विद अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ Patanjali Yoga Sutra and Yogasanas should be there. I can actually go into great detail into this, but maybe some other time I can take a whole session and share particular asana, what particular part of the body, how you will bring the awareness, how you will release the stress from there, and then the prasannata, when a particular part gets the full value, then how the health will be achieved. So that's just प्रोफेसर के साथ में जो बात कही है उसको मैं थोड़ा सा खोल के बता दूं। यदि हम उसको सिद्धस्ता की तरफ ले जाते हैं तो आपका माइंड जो है बॉडी की हर सेल से सीधे संवाद कर सकता है और आपका कम्युनिकेशन उस सेल से हो सकता है और आप उसको चाहेंगे तो आप उसको निर्देश दे सकते हैं कि रिलैक्स, तो वहां का जो स्ट्रेन है या उसके वहां पे जो भी तनाव है वो तनाव वहां से गायब हो जाएगा और एक हल्का सा बॉडी में मीठापन और जो आनंद की जो अनुभूति है जिसको आप कहते हैं कि ब्लिसफुलनेस जो है ना यू कैन एक्सपीरियंस। तो यदि आप उसको एक्सरसाइज के बतौर करेंगे तो आपको सतही लाभ मिल जाएंगे, लेकिन उसको यदि आप आसन को प्राणायाम और मेडिटेशन और तीनों को मिक्स करके भी आप करते हैं, संतुलित करके करते हैं और इसमें आपका जो कहते हैं कि प्राणवायु है और दिमाग का भी आप उससे ठीक सामंजस्य करते हैं तो यू कैन करेक्ट एनी डिफॉर्मिटी इन योर बॉडी एंड यू कैन इवन ट्रीट एनी डिसीज। तो मैं ये प्रोफेसर साहब के बिहाफ पे, क्योंकि मैं काफी योग करता हूँ, बहुत एडवांस योग करता हूँ और मेडिटेशन भी जो है आजकल जो मैं योगा कर रहा हूँ वो मेडिटेटिव योगा कर रहा हूँ। तो मैं अलग से मेडिटेशन नहीं करता हूँ, लेकिन हर आसन भी अपने आप में एक मेडिटेशन है एंड इट इज डूएबल। और आगे चल के तो आप बैठे हुए भी मेडिटेशन कर सकते हैं, आप जो नॉर्मल कार्रवाई कर रहे हैं उस समय भी मेडिटेशन कर सकते हैं। तो कार्य करते हुए भी मेडिटेशन संभव है, लेकिन ये इट रिक्वायर्स द हाई डिग्री ऑफ मैच्योरिटी and awareness. And that should be the purpose of life, that when you are acting or doing anything you should be able to experience the प्रोफेसर साहब आपने जो है दैट्स एम ऑफ द लाइफ कह के जो है बड़ा पंडारा बॉक्स खोल दिया है। इससे जो है एक बड़ा गहन प्रश्न उठता है कि हम क्यों पैदा हुए हैं, हमारा जिंदगी का मकसद क्या है, क्या हम यहाँ पे नोट कमाने के लिए पैदा हुए हैं, क्या हम नौकरी करने के लिए पैदा हुए हैं, या हमारे जन्म लेने के पीछे कुछ खास मकसद है, वो मकसद क्या है और क्या इस सेशन में उसको आप रिप्लाई देना चाहेंगे या किसी अन्य सेशन में अपन बात करेंगे, मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ। एक लाइन में जरूर कहना चाहूँगा कि स्वस्वरूप मतलब अपने स्वरूप में स्थित होना, यही जीवन का उद्देश्य है। अपने स्वरूप को जान लेना, मैं कौन हूँ। उसको कई स्तरों पे जाना जा सकता है।
मैं शरीर हूँ। ये भी हो सकता है कि व्यक्ति यही मानता रहे पूरे जीवन भर कि मैं शरीर हूँ। मैं भाव हूँ, मैं बुद्धि हूँ, मैं अहंकार हूँ, या फिर मैं चित्त हूँ। मैं चित्त मीन्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चित्त एज अ, बट आई एम टॉकिंग चित्त एज अ चेतना, मीन्स शिव तत्व, मीन्स मैं ही अहम ब्रह्मास्मि। और ये जर्नी है जिसमें जो भी व्यक्ति यह जान लेता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, तो वो पूरी जर्नी कंप्लीट हो जाती है। और इसको थियोरेटिकली जानना एक अलग चीज है, लेकिन उसको अनुभव में आ जाना एक अलग चीज है। इसमें कभी एक बहुत इंटरेस्टिंग फनी स्टोरी है, कभी मैं सुनाऊंगा, परंतु आज हेल्थ पर ही मैं रहूंगा। लेकिन ये जो विषय है ये मेरा मूल विषय है और उसमें बहुत ज्यादा रुचि रखता हूँ। तो अभी अपन ने 3 आयाम कवर कर लिए हैं जी, ठीक है। गट का ब्रेन से रिलेशनशिप, फिर उसकी क्लिनसिंग, फिर अपन ने फूड के बारे में बात कही, फिर हमने आसन प्राणायाम और मेडिटेशन के बारे में बात कही। 360 डिग्री हेल्थ और हेल्दी लिविंग में और क्या क्या आयाम है जिन पे कि अपन ने अभी बात नहीं की है और जिस पर कि आप रोशनी डालना चाहिए? जी अवश्य। तो अभी तक हमने फूड पे बात कर ली है, क्लेंजिंग पे बात कर ली है, एक्सरसाइज पे बात कर ली है। इसके बाद प्राणायाम पे बात की है, लेकिन अभी प्राणायाम पे बहुत बात बाकी है, जिसमें अगेन मतलब उसके लिए बहुत डिटेल सेशन रन किया जाना चाहिए। और दूसरा एक इससे भी जो सबसे आगे की चीज़ है, चारों चीज़ों से ऊपर, जैसे हमारी फिंगर्स होती हैं, तो आपके पास 4 फिंगर है, बट हमारे पास एक अंगूठा है। और वो अंगूठा मतलब जैसे वो इन सबसे है, वो है भाग्य और चेतना। और भाग्य शब्द बनता है भाग से, मींस जिस पर भगवान का जितना भाग होता है वो उतना भाग्यशाली होता है। तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि सेंस ऑफ सेल्फ, जब सेंस ऑफ सेल्फ बॉडी, माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो से बढ़कर परम में स्थापित हो जाता है, तो उससे परम शांति की प्राप्ति होती है और उससे अकारण प्रसन्नता बनी रहती है हमेशा। मतलब अकारण प्रसन्न होने का मतलब है कि आनंद की अनुभूति बिना कोई कारण के होती है। हर व्यक्ति को थोड़े बहुत आनंद की अनुभूति हमेशा होती है। जैसे आपने अच्छा गुलाब जामुन खाया तो आपको कुछ थोड़ा आनंद की अनुभूति हो जाती है, कोई दूसरी क्रिया की तो कुछ आनंद की अनुभूति हो जाती है। लेकिन जब स्वास्थ्य मीन जब स्व में स्थित हो जाता है व्यक्ति, अपने सेल्फ मतलब अपने मूल स्वरूप को जान लेता है, तो उसको अकारण प्रसन्नता और आनंद की अनुभूति होती ही रहती है और वो कोई भी चीज उसको बदल नहीं सकती, वो हमेशा वैसा ही अनुभव करता है व्यक्ति। तो जो 5वीं चीज है उसके भी तरीके हैं। उनमें सबसे पहला है कि हमें सर्विस देना, दान करना, मंत्र जप करना, अपने लिए जो बेसिक्स हैं उनको करते हुए अपने सारे टैलेंट्स को इस तरह से यूज करना जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण हो। तो जब ये चारों लेवल सध जाते हैं तो इस 5वें को साधा जाता है। कई बार मैंने कई पेशेंट्स में देखा है कि उनका कहीं ये 5वां तत्व मींस जिसे हम स्पेस कहते हैं, जैसे हम स्पेस हर चीज में स्पेस है, मतलब वो हमेशा है और वो ही सबके मूल में है। मतलब कहीं हम सांख्य दर्शन के डिटेल में जाएं तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि जो भाग्य है, और कई बार आप चरक संहिता है या अष्टांग हृदय है, इनमें ये चर्चा भी आती है कि भाग्य बोले तो कि कुछ ऐसी डिजीज होती हैं, कुछ ऐसी तकलीफें होती हैं जिनमें हम रिचुअल्स करके, मतलब पर्टिकुलर रिचुअल्स की जाती हैं उनके निवारण करने के लिए, मतलब हम उसके कर्म फल को बदलते हैं। लेकिन आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ इट्स अ साइंस, बिकॉज ज्योतिष उसको देखा जाता है। पहले ज्योतिष और आयुर्वेद दोनों मिलके काम करते थे, आज भी जो लोग जानते हैं उनको मिला के देखा जाता है। तो उनके निवारण पर्टिकुलर मंत्र हैं, उनको कितनी बार चैंट करना है,
कितना दान करना है, किस तरह का दान करना है, कौन उनका अधिकारी है, ये सारी चीजों को भी साधा जाता है, जिसको पांचवा तत्व कहते हैं। और कई बार मैंने देखा है कि लोग कहीं पांचवा तत्व डिस्टर्ब है तो ये चारों करने पर भी उनको कोई लाभ नहीं होता है, जो कि जो कन्वेंशनल जो एग्जिस्टिंग साइंस है वो इस पांचवें तत्व का कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं देखती है कि भाई कोई आदमी को लकवा मार गया है और हम उसको ये कह रहे हैं कि आपको इतना दान करना होगा तभी जाके ये हमारी डिजीज ठीक होगी, या हमें तो उनको लगता है इसका क्या लेना देना है भाई, डिजीज तो या तो खाने से ठीक होगी या कोई मेडिसिन देने से ठीक होगी। लेकिन कई केसेस में ये पांचवा तत्व काम करता है। पांचवा तत्व बोले तो जैसे हम जितना अन्न करते हैं उसका कितना परसेंटेज हम दान करते हैं। दान का सिंपल मतलब ये नहीं कि हमने कहीं भी दान कर, दान का मतलब ये है कि हम कैसे उस चीज को सोसाइटी के लिए यूज करते हैं। कहीं हमने अपने टैलेंट से बहुत ज्यादा एनर्जी जैसे धनोपार्जन कर लिया जैसे, और अपने ही लिए उसका प्रयोग कर लिया तो, और उसको दिया नहीं, कहीं हमने दिया नहीं वर्ल्ड एट लार्ज को, तो धीरे धीरे हमारी शक्ति उससे गिर जाती है और उससे भाग्य क्षीण हो जाता है। एक लाइन मेरी याद रखिएगा, कभी उसको डिटेल में बहुत समझाऊंगा। अहंकार की पुष्टि करने से भाग्य कम होता है, और जितना ज्यादा अहंकार कम होता जाता है व्यक्ति का भाग्य उतना उदय होता जाता है। मतलब जब व्यक्ति खुद के लिए जीता है, हमेशा सिर्फ अपने ही व्यवस्था में पूरे समय लगा रहता है, तो उसका भाग्य गिरता है। और जब वो अपने सारे रिसोर्सेज और अपने आप को पूर्ण रूप से सबके हित में लगा देता है, प्रकृति के हित में, सोसाइटी के हित में, कंट्री के हित में, ह्यूमैनिटी के हित में, तो उसका भाग्य अपने आप धीरे धीरे बढ़ता जाता है और हर तरह से उसको सपोर्ट मिलता है। देखने में ही उल्टा लगता है, लेकिन इसके लॉजिक्स हैं। मैं कभी उस पर भी कहीं अभी चाहे कभी भी कर सकते हैं, कभी बाद में भी इस पर चर्चा कर सकते हैं। आपने ये पांचवा तत्व बहुत इम्पोर्टेंट तत्व बताया है, लेकिन आपने थोड़ा सा उसको जैसे मंत्रों के बारे में कहा है, तो कुछ जो है एकदम क्या कहना चाहिए कि अचूक टाइप के जो है ना मंत्र हो सकते हैं। तो दो तीन ऐसे मंत्र बताइए जो कि विभिन्न परिस्थितियों में ज्यादा लाभकारी हो सकते हैं, या मंत्रों का आपस में कोई विश्लेषण है। एक हम सामान्य व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो उसे किस मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, क्या दो तीन किसी मंत्रों को और उनकी विधि को आप समझाएंगे जिससे लोग उसका लाभ ले सकें। और दूसरा जो दान वाली आपने बात कही, और दान के साथ जो अहंकार को जोड़ा गया है, अहंकार का मतलब है अपने लिए, ठीक है ना। अहंकार को ईगो से मत समझिए। व्हेन यू आर सेल्फिश, तो आप कुछ साथ में लेके नहीं आए, जो है वो यहीं का है और यहीं पे छूटने वाला है। तो बाकी जो आप धर्म जो भी पालते रहिए, जिस दिन मर जाएंगे उस दिन जो है ना ये सब चीज यहीं की यहीं छूट जाएगी संभवतः। यदि ये ज्ञान जो कहते हैं, कई बार जब हम मरगट जाते हैं तो कहते हैं मरगट का ज्ञान कहते हैं उसको, या शमशान घाट का ज्ञान कहते हैं। यदि शमशान घाट का ये ज्ञान जो है हमेशा अपने यदि मस्तिष्क में रहे, तो हम चीजों से जो है ना नफरत नहीं करेंगे, उसके एक्युमुलेशन से नफरत नहीं करेंगे, बल्कि उसके उपयोग सदुपयोग के बारे में बात करेंगे। और दान का मतलब है किसी को भिक्षा देना नहीं है, दान का मतलब है उसका सदुपयोग करने के ऊपर है मेरे ख्याल से। शायद दान का मतलब है सिर्फ, चूंकि हम लोग दान को बड़ा आसान समझते हैं, किसी को भी दे दिया तो दान हो गया है। मेरे ख्याल से दान से ज्यादा जो है सुपात्र को जाए वो, नहीं तो आजकल जो है बहुत सारे भिखारी हैं, आप उनको दान दीजिए और वो आपके दिए गए पैसे से जाके तत्काल दारू पीते हैं, तो ऐसे दान से कोई फायदा नहीं है। तो ये दोनों में कुछ ऐसा विस्तार से बताइए जिससे कि लोगों को इसका इमीडिएट लाभ मिल सके। आजकल हर चीज में लाभ आदमी देखना चाहता है कि आज उसने ये सुन लिया तो कल से कुछ लाभ मिल सकता है क्या। और हेल्दी लिविंग और 360 डिग्री में यदि कोई आयाम छूट गया है तो वो आप विस्तार बाद में करते रहिएगा, लेकिन कम से कम जीस्ट में इतना जरूर बता दीजिए जिससे कि लोगों को 360 डिग्री का पूरा एहसास हो जाए। और उसको फिर हम बाद में आपसे कहेंगे कि एक बार समराइज करते हैं, जिससे कि चर्चा के दौरान बहुत सारे प्रश्नों में कोई चीज विलुप्त हो जाती है, उसे अपने तरीके से आप उसको तो लपेट के कहेंगे और एक साथ समराइज करके कहेंगे,
तो लोग बाग उसको एज ए कैप्सूल या एज ए नुस्खा या एज ए फॉर्मूला उसको अडॉप्ट कर सकेंगे और उसका लाभ तत्काल से प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि आपने तो अपने जीवन को इसके लिए समर्पित किया है। आपने कानून के ज्ञान से जो है ना आपने अपनी यात्रा शुरू की, फिर आपने विदेश में जाके भी जो है ना कानून का ही एलएलएम किया, और एकाएक फिर आपने वैदिक साइंस और आयुर्वेदा और चिकित्सा उसमें भी अपनी पैठ बनाई, और आज लोग आप बड़ी श्रद्धा से आपको देखते हैं। तो मुझे लगता है कि आप अपनी बात को इस ढंग से रखना चाहिए, और उसको आपको ये बिल्कुल नहीं कहना चाहिए कि आप गूगल में ये सर्च कर लीजिए, उसको जो सर्च करना होगा वो करता रहेगा। आपके हिसाब से, आपके इतने एक्सपीरियंस के साथ साथ आपके इस नुस्खे से आपके भाषा में वो कैसे लाभान्वित हो सकता है, हमें इसको फोकस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो इंटरनेट पे जाके पढ़ तो सकता है, लेकिन उसका एसेंस निकालने की क्षमता ना उसमें है ना मुझ में है, जो कि आपके डेडिकेशन के कारण आपने वो सामर्थ्य हासिल किया है। उस सामर्थ्य का लाभ लोगों को कैसे मिले, ये आप अपने चंद शब्दों में कहने की कोशिश करिए, जिससे कि वो दिग्भ्रमित ना हो। ठीक है ना? ज्यादा ज्ञान इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट। दैट्स ट्रू। तो मंत्रों की जहाँ तक बात है, सबसे पहले जो मैंने देखा है कि ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए, राम नाम का जाप भी कर सकते हैं। आपने सोचा मैंने क्यों ये मंत्र बताया? सबसे पहले इसमें कि हर जो एक मिनट प्रोफेसर साहब, थोड़ा सा मुझे इसको खोल के पूछ लेने दीजिए। क्या मंत्रों की अपने आप में कोई कैटेगरी है क्या? नंबर 1। नंबर 2, क्या विशेष परिस्थितियों में कोई मंत्र ज्यादा प्रभावी होता है क्या, और उसके मंत्र करने के तरीके जी। तो आप 3 मंत्र ऐसे बता दीजिए, आप 5 मंत्र ऐसे बता दीजिए, और उसको कैसे करना है ये भी बताइए, और हाउ इट विल बी हेल्पिंग देम आउट, क्योंकि आपने उसको इलाज से और अभ्यास से जोड़ के देखा है। तो उसके मंत्रों का जाप का जो है उसके इलाज और स्वास्थ्य से क्या संबंध है, ये कई बार हम लोग को नहीं समझ में आता है। शायद आप उसे हमको ठीक से समझा पाए। मंत्रों का अपने आप में पूर्ण विज्ञान, एक शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, जिससे थोड़ा सा कुछ समझने लगेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इनको मातृकाएं बोलते हैं। 52 तरह की मातृकाएं होती हैं, और हर एक मातृका एक अंग प्रत्यंग से जुड़ी होती है, जिसमें कि जब उस अंग पर ध्यान करके उस पर्टिकुलर मंत्र को बोला जाता है या उस मातृका को बोला जाता है, तो उसका प्रभाव उसके ऊपर आता है। जो भी इम्बैलेंस उस जगह पर है वो बैलेंस आ जाता है उसमें, उसके अंदर। फिर उसमें ये भी है कि कितनी मात्रा में, मतलब हम 1 बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे, 3 बार बोलेंगे, 25, 50, 100, 1000 बार, 10,000 बार, 25,000 बार, 1 लाख बार। कई बार कई लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें मैं 1 लाख बार राम नाम का जप कराता हूँ। कहीं वो व्यक्ति नहीं कर पा रहा है तो उसके फैमिली के लोग करते हैं साथ में, उसको सुनाते हैं, और उनमें मैंने एक्सीलेंट रिजल्ट्स देखे। लेकिन मंत्रों के साथ एक और चीज है कि उसका पूरा विज्ञान हर किसी को पता नहीं है, ना ही उनके अनुभव में है, क्योंकि ये चेतना पर भी निर्भर करता है। हो सकता है उच्च चेतना का व्यक्ति सिर्फ उस मंत्र जिसको उसने सिद्ध कर लिया है 1 बार बोलने में ही प्रभाव दे सकता है, जो कि आप 10,000 बार बोलने में भी वो प्रभाव ना दे पाए। क्यों? क्योंकि उसकी चेतना उस मंत्र के साथ पूरी तरह से स्थापित हो जाती है, मतलब उसका कनेक्शन बन गया है। अब ये प्रोफेसर साहब, थोड़ा सा यहाँ आपको बीच में टोकना चाहूंगा, और वो बहुत जरूरी है। आपने मंत्र, उसके कितनी बार उच्चारण करना और उसको सिद्ध होना, ये 3 चीजों के ऊपर आपने वो किया है। अब यदि हम देखें तो YouTube में कई मंत्र जो है ना 21 बार या 108 बार या 1008 बार इस तरीके का तो उसमें आता है। तो चूंकि आपने कहा कि यदि आप खुद नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दूसरा भी कर सकता है, तो क्या दर्शकों के पॉइंट ऑफ व्यू से वो YouTube में उस मंत्र को सुन लेते हैं तो क्या उससे काम बन जाएगा? नहीं। तो हाँ। नहीं, या वो YouTube पे चल रहा है और साथ में वो भी उसको रिपीट करते जाए, तो उसका लय और जो है संख्या दोनों काउंट नहीं करना पड़ेगी, क्योंकि नहीं तो जो है कई बार गिनने में जो एनर्जी खर्च होती है उससे ध्यान कहीं ना कहीं वो होता है,
तो हमारा ध्यान मंत्र पे रहे। और जो YouTube पे संख्या के साथ जो मंत्र और ध्वनि के साथ और अच्छे लय के साथ जो मंत्र अवेलेबल हैं, हम उसका बेस्ट कैसे यूज करें, क्योंकि उससे वो मेरे ख्याल से दर्शकों को वैसा करना ज्यादा आसान होगा। तो कौन कौन से मंत्र करना चाहिए, और यदि वो YouTube का सहारा लेके यदि करना चाहता है तो ये दोनों को वो कैसे करे जिससे कि उसका फायदा मिले। इसमें मैं एक थोड़ा सा कॉशन है, और इसलिए मैं इसको मंत्र सिर्फ वही बताऊंगा करने के लिए जो कि करने का व्यक्ति अधिकारी है और कितने समय वो कर सकता है, क्योंकि एक विज्ञान है और ये विज्ञान ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों पे निर्भर करता है। मतलब कौन व्यक्ति कर रहा है और वो कितनी कौन सा मंत्र कर रहा है, क्योंकि बिल्कुल आप ऐसे समझे इसमें टू वेज चल रहे हैं। मतलब हम किसका मंत्र कर रहे हैं वो भी एक पूरा बीइंग है, और जो कर रहा है वो भी एक बीइंग है, जो उसको प्रिस्क्राइब कर रहा है वो तीसरा बीइंग है, जो कि ये देखता है कि कौन उस ये दोनों का आपस में संबंध बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। क्योंकि ऐसे समझिए जो देवनागरी हम बोलते हैं, देवताओं की नगरी, वो साउंड्स पे बनी हुई है, जिसको आप आ ई ऊ ये इसको देवताओं की नगरी है। लेकिन ये देवताओं की जो नगरी है, जैसे ही हम वो साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं हम उस नगरी के साथ संबंध स्थापित करते हैं। तो अब यहाँ ये बात आती है कि जैसे हम कोई है जिसको ऐसा मोबाइल फोन दे दें जो कि ये जानता ही नहीं है कि मतलब एक समझ लीजिए 2G मोबाइल हैंडसेट है और एक 4G मोबाइल हैंडसेट है, जिसने कभी 4G ऑपरेट नहीं किया, एकदम से हम उसको 4G नेटवर्क के साथ एक सेट दे दें तो वो उसके साथ उसको प्रयोग करके संबंध मतलब वीडियो कॉल नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको उसकी टेक्नोलॉजी नहीं पता है। वैसे ही सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बीइंग में भी वो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, उस मंत्र की भी वो शक्ति है। और इसीलिए कहते हैं मंत्र यंत्र और तंत्र, ये बहुत विशाल मतलब नीड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ मात्रिका। जैसे मैंने कहा था मात्रिका में बच्चों को पूरी क्लास पढ़ाता हूँ, छोटे बच्चों को जो पहले सीखते हैं उनको पहले से ये सिखाया जाता है कि कौन सी साउंड किस बॉडी पार्ट और किस देवता की है। जैसे ही आप वो और उसमें पर्टिकुलर क्वालिटी, जब ये सारी चीजों को एक साथ वो व्यक्ति अपनी चेतना में समझता है और बार बार उसका अनुभव करता है। जो लोग वेद पढ़ते हैं या वेद पाठन करते हैं 6-6, 8-8 वर्ष तक एक ही मंत्रों को बार बार बोल के उसको सिद्ध किया जाता है, तब जाकर उनकी चेतना में वो एक बार बोलने पर ही वो प्रभाव देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये है कि क्या कोई मंत्र नहीं, इसीलिए मैंने कहा सिंपल मंत्र है ओम नमः शिवाय। इसमें कोई ज्यादा रूल्स नहीं है, कोई थोड़ी बहुत मिस्टेक्स भी हो जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम है या तो आप पर्सनली किसी व्यक्ति से मिलें जो ये जानता हो और आपको गाइड करे, अदरवाइज आप राम नाम का जप करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। पर्टिकुलर स्तोत्र है, कनक धारा है, अंगारका है, इनको पढ़ें। और इनमें कहीं और शक्ति बढ़ानी है तो एक दीपक है, उसको कैसे जलाना है, किन डायरेक्शंस में सारे पांचों तत्वों को एक्टिवेट करना है, तो वो भी कहीं आप करेंगे तो उसका बहुत अच्छा प्रभाव आएगा। लिंगाष्टकम भी आप पढ़ सकते हैं। रामचरितमानस है, उस रामचरितमानस हुई या वाल्मीकि रामायण हुई, इनमें भी बहुत सारे प्रयोग हैं जिनसे पर्टिकुलर हेल्थ की प्रॉब्लम्स और दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स हल होती हैं। लेकिन इसकी जो लोग सिर्फ इंटरनेट के भरोसे या यूट्यूब के भरोसे कहीं कोई सही जानकारी और लॉजिक और अंडरस्टैंडिंग और अनुभव कहीं ये सब नहीं है आपको, या आपको कोई बताने वाला नहीं है, तो किसी से आप पूछ सकते हैं। जस्ट कोई भी मंत्र कभी भी कितनी बार करने से जरूरी नहीं है कि उसके वैसे ही प्रभाव आए, क्योंकि उसकी वो एक टेक्नोलॉजी है, इट्स लाइक अ वैदिक टेक्नोलॉजी एंड वन शुड नो द टेक्नोलॉजी टू गेट द रिजल्ट। प्रोफेसर साहब आपने बहुत अच्छी बात कही है। यही कारण है कि हमारे उसमें कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद भी वो बताए। तो हमारे उसमें तो गुरु और गोविंद में गुरु को महत्व दिया गया है कि इट इज द गुरु हु कैन गाइड यू। बट अब प्रॉब्लम ये है कि ये गुरु जो है, इतने सारे नाटक वाले लोग पैदा हो गए हैं कि इन नाटकीय लोगों के बीच में सही गुरु को पहचानना तो एक बहुत मुश्किल का काम हो गया है।
और सभी लोग इतना लबादा और आडंबर किए हुए हैं कि कौन असली गुरु कौन नकली गुरु। और अब उसमें भी हम कई बार जो है ना कह देते हैं कि आप इसको खोज लीजिए, इसको देख लीजिए, तो ऐसा कह के हम उसको भ्रमित ही करते हैं। तो हमें ऑथेंटिक चीजें कहाँ से मिलेंगी? यदि आपके पास कोई ऑथेंटिक चीजें हैं तो वो आपकी ऑथेंटिक चीजों को कहाँ देखा जा सकता है? क्या आपने कुछ वीडियोस बनाए हैं जिससे कि विस्तार से लोग बात समझ सकें, या मेरे कहने पे आप कोई अच्छी सी वीडियो बना दीजिए जो हम अपने क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे ही उन्हें अपलोड करेंगे, क्योंकि ये मेरा बहुत जोर से मानना है कि क्राइम का, स्वास्थ्य का, आपकी सोच का, आपकी अर्निंग का और आपके दान का, इन सब का जो है बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। मेरा ये जोर से मानना है कि क्राइम फ्री भारत जो है और स्पिरिचुअलिज्म, इनका बहुत ही गहरा नाता है। यदि मुझसे कोई कहे कि इसको आप एक्सप्लेन करिए, तो मैं उसे छोटे शब्दों में ये कहना चाहूंगा कि स्पिरिचुअलिज्म और क्राइम फ्री भारत ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम स्पिरिचुअलिज्म में पहले अंदर परिवर्तन लाते हैं और उसके अंदर परिवर्तन से उसके स्वभाव, उसके चरित्र, उसके आचरण सब में फर्क पड़ता है। हम क्राइम फ्री भारत में टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपके बाकी ऑप्शंस को क्लोज कर रहे हैं, और चूंकि आपके बाकी ऑप्शंस क्लोज हो जा रहे हैं, लिहाजा आपको अपना स्वभाव बदलना का एक मतलब बदलना ही पड़ेगा टाइप का। और जब आप अपना आदत बदलेंगे, वो आपके स्वभाव में कन्वर्ट होगा और वो करेक्टर में कन्वर्ट होगा, और धीरे धीरे वो आपका स्वभाव और करेक्टर का हिस्सा बन जाएगा। धीरे धीरे वो राष्ट्रीय करेक्टर बन जाएगा। तो देखा जाए तो स्पिरिचुअल अंदर से बाहर की यात्रा है, और क्राइम फ्री भारत बाहर से टेक्नोलॉजी के माध्यम से अंदर की यात्रा है, जो एक ही पहलू के दो जो है ना वो है। तो मैं प्रोफेसर साहब ये अंतिम प्रश्न मान लीजिए हमारा, कि आप ये बताने की जरूर उनको कोशिश करें कि उसको समराज करते हैं पूरे सेशन को, जिससे कि सही तरीके से ये प्रश्न के जवाब में और यहाँ वहाँ के तर्कों में कई बार गूढ़ चीज जो है ना कहीं विलुप्त हो जाती है। तो अपनी भाषा में आप 2, 3, 5 जितने मिनट में सब आवश्यक समझते हैं, आप उसको समराइज कर दीजिए, जिससे कि वो निचोड़ के साथ उसको जो है ना पालन कर सके और उसका लाभ यदि वो कल से उनको मिल सके। इसके पहले सिर्फ एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, क्योंकि दान के ऊपर बात नहीं हो पाई और थोड़ी बात हुई थी, तो आपको बहुत शॉर्ट में एक बात बोलना चाहता हूँ। मतलब हमेशा आप याद रख सकते हैं इसको कि धन जो होता है उसकी 3 गति होती है। या तो आप उसका दान करते हैं, या आप उसका भोग करते हैं, या उसका नाश होता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, धन की 3 गति होती है। या तो आप उसका दान करते हैं, या आप उसका भोग करते हैं, या उसका नाश होता है। इसके अलावा धन की कोई गति नहीं होती। होता यह है कि कहीं हमारी पात्रता भोग करने की जितनी है उससे ज्यादा हम कहीं भोग करने की चेष्टा करते हैं, तो उससे हमारे शरीर में, मन में, बुद्धि में, अहंकार में, और यहाँ पर एक बार फिर से समझाना चाहूंगा, अहंकार संस्कृत में जब हम बोलते हैं इसका मतलब होता है कि अहंकार सेपरेट, अहंकार डजंट मीन अभिमान, अभिमान इज डिफरेंट एंड अहंकार इज डिफरेंट। अहंकार सिंपली मीन्स दैट हाउ वी सेपरेट आवरसेल्फ फ्रॉम अदर्स, मतलब अपने को दूसरों से अलग मानना अहंकार होता है। अभिमान मतलब जिसको घमंड, ईगो बोलते हैं कि व्यक्ति ईगोइस्टिक है। तो यहाँ ये बात समझने की है कि कहीं हमारी पात्रता से अधिक हम किसी भी चीज को प्राप्त करना या उसका उपभोग करना करते हैं या करने का प्रयास करते हैं, तो उससे हमारा और हमारे शरीर और हमारे सारे रिसोर्सेज का नाश होता है। इसलिए दान की गति, दान एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कहीं हम पर जो भी हमें जरूरत है वो हमें प्राप्त है, तो जो भी बचा हुआ है उसको हमें शेयर करना चाहिए, उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को देना चाहिए, जिससे कि उसका सदुपयोग, जो कि डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि सदुपयोग, मतलब उसका सदुपयोग क्या है, जो हमारे लिए जरूरी था हमने प्रयोग कर लिया, जो बचा है उसको हमको दान करना है। अदरवाइज थर्ड ऑप्शन आपको पता है, उसका नाश होना है। और ना वो फिर आपका हुआ, ना आपने उसका भोग किया,
ना उसको दान करके आपने किसी और का किया, तो उसके नाश का जो है उसका इम्पैक्ट आपके अकाउंट में चढ़ता है कि आपको, क्योंकि इट्स ऑल, ये सारा जो है, ये सारी जो ऊर्जा है वो पराशक्ति की है, अम्मा की दी हुई है, और कोई भी व्यक्ति उसका मिसयूज नहीं कर सकता। कहीं वो उसका मिसयूज करेगा तो ही हैज टू पे। तो उसका सीधा है कि धन का नाश हो जाता है, कहीं हम उसका भोग नहीं कर रहे और दान भी नहीं कर रहे, तो तीसरी में जाने पर उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो दैट आई वांट टू रियली grasp, like especially this particular point. Many, I make this thing understand little kids, or when I run workshops for teenagers, I really want them to understand that anything, and this is applicable to your body. जो कैंसर सेल होती है, कभी इस पर हम डिटेल में बात करेंगे कि कैंसर सेल का के अंदर यही चीज हो जाती है। क्या हो जाती है कि वो जो नॉर्मल सेल होती है वो शरीर को कंट्रीब्यूट करती है और अपने को सस्टेन करती है साइमल्टेनियसली, और ये हर सेल कर रही है, उसका खुद का एनर्जी सिस्टम होता है जिससे वो खुद सरवाइव करती है और बॉडी को सपोर्ट करती है। लेकिन जो कैंसर सेल होती है वो सिर्फ लेती है लेकिन अपना फंक्शन नहीं करती और अपने आप को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में बनाती जाती है। तो इसलिए बिल्कुल वैसे ही मैं कहना चाह रहा हूँ कि कहीं हम सिर्फ लेते जाएं और वो हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी क्षमता है जितना ले पाएंगे, तो जब वो नहीं कर पाएंगे और दान मतलब हम कुछ करना चाहते नहीं किसी के लिए, तो उसका नाश होगा और उसका प्रभाव हमारे ऊपर आएगा। और इस चीज को मतलब इट्स नॉट इट्स यू कैन थिंक अबाउट इट, आप कितना भी इस पे चिंतन मनन करें और इस पे विचार करें इस विषय पर, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट टू अंडरस्टैंड। अब जहाँ तक समराइज करने की बात है, आपको याद रखने के लिए ये 5 फिंगर्स आप ऐसे देख सकते हैं, 5। इसमें ये है कि शरीर में सबसे पहले याद रखना है कि हमें क्या खाना है। मैंने आपको बताया था प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करना है, होल फूड्स खाना है, नेचुरल स्टेट में सीजनल फूड खाना है, फ्रूट्स को खूब खाना है। ऑयल के बारे में बताया था, आपको ध्यान होगा, रिफाइंड नहीं खाना है। आपको स्वीट्स के बारे में बताया था, नेचुरल स्टेट की स्वीट्स को खाना है। और ग्रेन्स में मैंने पहले बताया, होल फूड्स खाना है। तो एक बेसिक चीज़ें मैंने बताई हैं, और डिटेल में भी मतलब डॉक्यूमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आप देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है। फिर क्लेंजिंग करनी है डेली बेसिस पर, वीकली, ईयरली, और सॉरी वीकली, मंथली, ईयरली। डिफरेंट टाइप्स की क्लेंजिंग है, वाटर क्लेंजिंग है, आप लेमन वाटर क्लेंजिंग कर सकते हैं, आप घी से क्लेंजिंग कर सकते हैं, आप कैस्टर ऑयल से क्लेंजिंग कर सकते हैं, आप फास्टिंग करने से भी क्लेंजिंग होती है, पर्टिकुलर एक्सरसाइजेज हैं जिनसे क्लेंजिंग होती है। तो ये सारी क्लेंजिंग एक बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हमेशा ध्यान रखना है और इसको इग्नोर नहीं करना है। मैक्सिमम लोग जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आती वो क्लेंजिंग के बारे में सोचते ही नहीं है, क्योंकि जब मतलब वो दे आर नॉट कंसीडरिंग इट एज एन इम्पॉर्टेंट। क्लेंजिंग चाहे बॉडी की हो या बाहर की हो, क्लेंजिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। फिर उसके बाद आती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपकी इंटरैक्टिव मैकेनिज्म, बॉडी के इंटरैक्टिव मैकेनिज्म से डील करती है। एक्सरसाइज में ये सारी चीजों का ध्यान रखना है कि जो आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ है, स्टेबिलिटी है, स्ट्रक्चर है, उसको मेंटेन करना है। आपको फ्लेक्सिबिलिटी वाली एक्सरसाइजेस को ध्यान रखना है और करना है। फिर आपको कार्डियोवास्कुलर मतलब दौड़ना, जिससे कि आपकी हार्ट मतलब कार्डियो एक्सरसाइजेस करनी है। उसके बाद इन सारी एक्सरसाइज के साथ प्राणायाम भी करना है, और माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन जो मैंने बताया था कि योग करके हमें ये सीखना है कि कैसे हम अंग प्रत्यंग के साथ माइंड और बॉडी का कोऑर्डिनेशन बिठा पाए। फिर जो चौथी चीज है वो हमने बताया था आपको, प्राणायाम और ध्यान। तो प्राणायाम और ध्यान हमें जैसे कई तरह के प्राणायाम होते हैं, मिनिमम लाइक 4 तरह के प्राणायाम कहीं आप कर सकते हैं, और उसको 5 मिनट से शुरू करके 15 मिनट और आधा घंटे तक उन प्राणायामों को पहुंचाना है। उसमें भस्त्रिका है, कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, नाड़ी शोधन है, और नॉर्मल में भी ब्रीदिंग के ऊपर अवेयरनेस रखना और बेली ब्रीदिंग करना है, ना कि चेस्ट से ब्रीदिंग करना है। उसके बाद जप करना है, दान करना है,
अपनी जो भी टैलेंट्स और रिसोर्सेज हैं उनको हमेशा जितना हमें ज़रूरत है लेने के बाद लोगों से शेयर करना है। मीन्स हमें सिर्फ अपने लिए नहीं जीना है, हमारे साथ रहते हुए भी दूसरी सारी चीज़ों को, अपने परिवार के लिए भी, अपने समाज के लिए भी, राष्ट्र के लिए भी, मानवता के लिए भी और पूरे ब्रह्मांड और प्रकृति के लिए भी अपने आप को हमेशा अवेलेबल रखते हुए जीना है। तो ये 5 कहीं चीज़ें आप करते हैं और इनमें से सारे बैलेंस आप हमेशा बनाए रखेंगे तो आप ये पाएंगे कि आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे और आपकी प्रेजेंस से दूसरे लोग भी स्वस्थ होने लगेंगे। ये इतना कठिन नहीं है, बस एक बार आपके लाइफस्टाइल में इसको इनकॉर्पोरेट करना है। तो मेरा आपसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ क्राइम फ्री इंडिया को कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोगों के साथ इस ज्ञान को शेयर कर सकूँ। ये ज्ञान मेरे मतलब गुरु कह सकते हैं आप, प्रदीप चलियल जिनके साथ रहा मैं बहुत दिन, उनके साथ एक देवी उनकी सेवा करने से हमको प्राप्त हुआ है और हम इसका एक ही मात्र उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तो इस ज्ञान को पहुंचाना और बिना कोई केमिकल्स के आप you can be healthy, you can be happy and you can serve the world and to the humanity or to the nature. So my best wishes is with everyone. Thank you very much. प्रोफेसर रतुंजय जी ने अपना वैल्यूएबल समय दिया। आप अमेरिका में निवास करते हैं, कुछ समय के लिए भी इंडिया में आए हैं। जब मुझे आपके बारे में ज्ञात हुआ तो मैंने आपसे निवेदन किया कि आप हमारे मंच पे जो है ना, हम लोग जो है 16 भारत की बात कर रहे हैं, जिसमें एक भारत ग्रीन, हर्बल, केमिकल फ्री, हेल्दी भारत भी है, जो उनकी सोच से बहुत जुड़ाव रखता है। और जैसा कि हमने बताया है कि हमारा मानना है कि स्पिरिचुअलिटी और क्राइम फ्री भारत कहने और सुनने में अटपटे लगते हैं, लेकिन मैं बहुत जोर से इस बात को मानता हूँ कि कहीं ना कहीं वो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। मैं अब आपकी तरफ से प्रोफेसर रिपुंजय जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी जो चीज उनकी टेलीग्राम वगैरह पे अवेलेबल है वो मुझसे शेयर कर लेंगे और मैं उसे कम्युनिटी पे पोस्ट कर दूंगा, जिससे कि वो आप सब लोगों को सुलभ रूप से उपलब्ध हो जाएगी। आप यदि प्रोफेसर रिपुंजय जी से कुछ बात पूछना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उनके जवाब उनसे प्राप्त करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। हमारे कुछ बच्चे स्पेशली कनेक्ट्स जो है ना पूछ रहे हैं कि क्या हमें इंटर्नशिप और ट्रेनिंग का लाभ मिल सकता है। यस, क्राइम फ्री भारत इज डूइंग टेक्निकल ट्रेनिंग इन ए वेरी बिग वे, बट हमारा जो ट्रेनिंग है ये सिर्फ ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं है। ये ट्रेनिंग में उसको इमीडिएटली अप्लाइड करके अप्लाइड मॉडल पैदा करना है, जिसमें हम बाकायदा पूरा लिटरेचर सर्वे करते हैं, रिसर्च करते हैं। हम उसके यदि सॉफ्टवेयर है तो उसका पूरा जो है प्रोसेस फ्लो डायग्राम से लेके उसके डीबगिंग से लेके फिर उसकी ऑडिटिंग करके उसको वर्षन के रूप में बनाते हैं। हम फिर उसके आगे चल के उसकी पेटेंटिंग के बारे में और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के तहत रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं। और अल्टीमेटली जो है आज के फास्ट युग में किसी को ज्ञान लेके और उसको कन्वर्ट करके यूज करने के का धैर्य किसी में नहीं रह गया है। तो हमारा ये बहुत जोर से मानना है कि हम उसको एक स्टार्टअप वाले कॉन्सेप्ट में डालें, जिससे कि हम जो ज्ञान कुछ सीमित लोगों को प्योर फॉर्म में देके उसका बेस्ट एडवांटेज जो है लोगों को एज ए प्रोडक्ट दें। यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो लोगों को उसका पूरा लाभ मिलेगा। इंटर्नशिप के लिए एक नियम है कि हमने ये देखा कि बहुत सारे कैजुअल बच्चे जो है ना वो जुड़ रहे थे। अब हम थोड़ा सा इस बारे में स्ट्रिक्ट हो गए हैं। हमारी टीम उनका डिटेल्स टेस्ट लेगी और टेस्ट लेने के बाद जो लोग उस टेस्ट में पास होंगे उनको ही इंटर्नशिप का मौका दिया जाएगा। इंटर्नशिप में जहां आप लोग वीक होंगे वहां पे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, लेकिन इमीडिएटली आपको वो कम समय में ही वो ट्रेनिंग लेके आपको प्रैक्टिकल मॉडल डेवलप करना है। बिकॉज हम चाहते हैं कि आप नॉलेज ना हो बल्कि आपका अप्लाइड जो है नॉलेज हो, जिसको आप जो है ग्राउंड पे वो कर सकें। और हम ये चाहेंगे कि आगे चल के आपको नौकरी की जरूरत नहीं होना चाहिए, बल्कि स्टार्टअप के माध्यम से आप दूसरों लोगों को नौकरी दें
और जो आपके प्रोडक्ट हैं उनका सीधा लाभ जो है वो आपको जो है ना देश को मिले। अभी आपने प्रोफेसर जो है डॉक्टर अभय जैन जी को सुना होगा। उन्होंने बड़े बारीकी से जो है वो मैप को डिस्क्राइब किया कि उसके लिए एक मेंटर चाहिए, एक एप्टीट्यूड चाहिए आपको, एंड आपको एक पैशन चाहिए। बिना पैशन के, बिना जो है ना रोड मैप के, बिना विजन के आप कहीं नहीं पहुंचेंगे, ठीक है ना। तो यदि हम, और इसके बाद हम यदि उसमें एफर्ट डालेंगे, एनर्जी डालेंगे, तो कोई कारण ही नहीं है कि आपको जो है इंटेंडेड रिजल्ट ना मिले। तो जो व्यक्ति जस्ट शौकिया तौर पर जुड़ के इंटर्नशिप में जुड़ना चाहता है, मेरा उन लोगों से निवेदन होगा कि एक बहुत सीरियस मैटर है, ये बहुत बड़ा राष्ट्रीय हित का विजन है, इसमें किसी भी कैजुअलनेस को जो है टॉलरेट नहीं किया जा सकता है। लेकिन यदि आप लोग सीरियस हैं तो निश्चित तौर पे हम आपको इंटर्नशिप भी देंगे, मौका भी देंगे, आपके प्रोडक्ट भी डेवलप होंगे और उनका लाभ भी पब्लिक को मिलेगा और आपको खुद को मिलेगा। इसमें जो 5 सर्टेनिटीज हैं, 5 रेवेन्यू स्ट्रीम हैं, वी आर कमिटेड टू मेक ए डिफरेंस, ज्वाइन हैंड टू मेक ए डिफरेंस, लेट्स चेंज द फेस एंड फेट ऑफ आवर कंट्री। अंत में मैं एक बार फिर से प्रोफेसर रुपिंदर जी को धन्यवाद देता हूं, कि उनकी सहायता को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे आग्रह को स्वीकार किया और अपने बहुत ही व्यस्तम समय में से जो उन्होंने समय निकाला। और मैं उनकी धर्मपत्नी जी को भी जो है धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने यहाँ आकर जो है उनका हौसला बढ़ाया और हम लोग का भी हौसला बढ़ाया। और हम ऐसी अपेक्षा करते हैं कि यदि अभी उनके पास समय होगा और अमेरिका जाने के पहले यदि मैं उनका कुछ समय और ले पाया तो हम 1 या 2 सेशन आपके लिए और अरेंज करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं और आपका आह्वान करते हैं कि आओ हम सब जो है इस महामुहिम से जुड़ें और हम सब लोग मिलकर जो है एक ऐसे सशक्त भारत का जो है को स्थापित कर सके जो कि पॉजिटिव हो, हेल्दी हो, वेल्दी हो और उसमें जो है ना वैदिक ताकत भी हो, जिससे कि जो हमारा अहम ब्रह्मास्मि भी और वसुंधरा कुटुंबम भी, ये दोनों चीजें जो है हम चरितार्थ कर सकें और हमारे जो अभी लाइफ में चारों तरफ नेगेटिविटी ने जो है ना घेर लिया है हमको, हम उस नेगेटिविटी से बाहर भी आ सकें और हमारा हर व्यक्ति जो है ना केवल हेल्दी और वेल्दी हो बल्कि जो है ना उसकी सोच से पूरे जो है ना विश्व को लाभ मिले। इस संकल्प के साथ हम आपका आह्वान करते हैं कि क्राइम फ्री भारत चैनल को जो है ना आप जुड़ें, हमसे जुड़ें और हम आपको जो है इंटर्नशिप भी देंगे और इस देश के अहम जो है ना कार्य करने का हम आपको अवसर भी देंगे। जय हिंद,